ओके। तो हमने कल बहुत सारे टॉपिक्स कवर भी किए थे। मैं एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि हम लोग एक ही पेज पे रहें। ओके। तो एक एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ इस बार। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एनिमेशन के साथ। हमारा क्लासरूम का यूज़र आईडी नहीं दिख रहा है। एक मिनट में जस्ट मुझको एक मिनट दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, लगता है कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो क्लास में लोग नहीं जॉइन हो रहे। तब तक मैं ये एनिमेशन चला देता हूँ ताकि दूसरे यूज़र्स भी देख सकते हैं। तो ये जो पृथ्वी की कहानी जो हम लोग ने अभी तक डिस्कस किया था और समझने की कोशिश की थी, तो उसमें ये हम लोग देख सकते हैं कि कैसे पूरे पदार्थ जो है, पूरे पृथ्वी में जितने भी पदार्थ बने हैं, उसके बारे में ये चर्चा हो रही थी हमारी। और उसमें हम लोगों ने एक पार्टिकल्स के बारे में बात की थी, जो एटम्स जो है वो किस चीज़ से बने होते हैं उसके बारे में है। मैं थोड़ा-सा स्पीड में चला देता हूँ। देखो, ये अनंत अमाउंट ऑफ गैस जो है वो उससे पृथ्वी बनी थी। और वो पृथ्वी का जो 1 सेकंड। पृथ्वी का जो रचना वो कैसे हुई उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहते हैं। तो शुरुआत में बहुत सारे गैसेस और बहुत सारे क्लाउड्स, जिसमें कहते हैं ना बहुत सारे एलिमेंट्स का एक क्लाउड था। उसमें से छोटे-छोटे कंकड़ जैसे, पत्थर जैसे एक साथ जुड़ते गए और ऐसे-ऐसे जुट-जुट के बीच में जो हाइड्रोजन था वो सबसे बीच में आ गया
और उसकी वजह से सूर्य जो है हवा हमारा वो अभी हमको दिख रहा है। और 2 डिविजन्स हुए थे, एक तो ड्राई पार्टिकल और एक वेट पार्टिकल। उसमें से एक तरह का डिवीजन अपने आप हो गया और ड्राई पार्टिकल सूर्य के प्रति बाजू में संग्रहित होने होते गए और वेट पार्टिकल्स है वो दूर के प्लैनेट जो है हमारे उसमें बनते गए। और ये छोटे-छोटे कण एक दूसरे के साथ टकरा-टकरा के जैसे आप देख रहे हो ये बड़े-बड़े अ, प्लैनेट के साइज़ के जो थे वो ऐसे टकरा-टकरा के पूरी जो हमारी पृथ्वी की जो रचना है, वो आप देख सकते हो कि कैसे बनी थी। और ये जो हमारी पृथ्वी थी, वो ऐसी थी पहले। बहुत गरम, कुछ भी तरह का पानी या उसका कोई भी तरह का जिसको कहते हैं ना तरीका नहीं था उसमें ठंडा होने का, लेकिन पूरी की पूरी पृथ्वी ऐसे बनी थी। फिर उसमें एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर ऐसा दूसरा टकराया और जिसके स्वरूप वो जब टकराया तब उसमें से जो पार्टिकल्स जो शेष थे, जो वेस्ट की तरह थे, वो जो है वो हमारा चंद्रमा बन गया। तो हमने कल चंद्रमा की भी बात की थी कि वो कैसे हमारे नज़दीक व्यवस्था के लिए काम करता है, तो उसका जो रचना है वो ऐसे ही था। 2 पत्थर बहुत बड़े टकराए, उसमें से पृथ्वी का जो पार्ट था उसमें से ज़्यादा पृथ्वी बन गया और चंद्रमा जो है उसमें से पार्ट जो रह गया वो पार्ट आज भी हमारे साथ घूमता है। ठीक है ना? तो ये जो पॉइंट था मेरा कहने का कि ये अच्छा ये हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये चंद्रमा जो है वो हमारा एग्ज़ैक्टली वहाँ पर ही है। मतलब अर्थ का पार्ट ही है और अर्थ का पार्ट के साथ ही टकरा करके चंद्रमा वहाँ पर बन गया। तो जो चंद्रमा की जो मिट्टी है, उसका जो कॉम्पोज़िशन है मतलब उसकी जो बनावट है, उसकी जो रचना है ना, वो भी ऐज़ इट इज़ जो हमारा हमारी जो पृथ्वी है उसके साथ ही मैच हो रही है। इसका मतलब है जो भी अंश वहाँ पर चंद्रमा में है, वैसे ही एटम्स, वैसे ही एलिमेंट्स यहाँ पर हम लोगों को अर्थ में मिल रहे हैं। इसमें से ये जो है डॉक्यूमेंट्री वो उसके से इन लोगों ने ये जो इतने भी साइंटिस्ट आपके सामने जो दिख रहे थे, वो सब लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री को बना कर के ये समझाने की कोशिश की कि जो चंद्रमा है वो भी एक पार्ट अर्थ का पार्ट था पहले। और उसमें से मतलब एक एक बहुत बड़े-बड़े 2 प्लैनेट साइज़ के ऑब्जेक्ट्स थे, वो टकराए एक-दूसरे से। उसमें से टकराव से जो भी शेष था, जो वेस्ट था, उसमें से वेस्ट में से वो गठन हो गया और उस गठन से वो चंद्रमा बन गया और आज भी वो हमारा अर्थ के साथ रहता है। व्यवस्था के लिए, है ना? व्यवस्था कितनी अच्छी थी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। एक पॉइंट उसमें ये रेज़ हुआ था कि कैसे प्लांट्स के साथ जुड़ा है टाइड्स जो है हाई टाइड्स, लो टाइड्स जो कहते हैं, वो कैसे प्लांट लाइफ को सपोर्ट करता है, कैसे ग्रोथ में मदद करता है। हमारे अंदर जो जैसे कि हार्ट होता है, तो प्लांट्स के प्रति ऐसा कुछ हार्ट जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़ॉर्म होते रहते हैं। हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे अमावस्या के टाइम सबसे दूर होता है, तो पानी का जो पार्ट वो नीचे चला जाता है। अ जब पूर्णिमा होती तब पानी का पार्ट ऊपर आता है क्योंकि चंद्रमा भी नज़दीक आ जाता है उस टाइम पे, 50,000 किलोमीटर लगभग नज़दीक आता है। तो ये चीज़ें हम लोग डिस्कस की थी। एक चीज़ मुझको और दिखानी है कि हम लोगों का जो प्लैनेट था, जो बहुत धरती का आग का गोला था पहले, उसमें बहुत सारी चीज़ें आई, जैसे कि अभी पानी और बहुत सारी चीज़ें दिख रही है हम अभी हमको। तो वो कैसे आई उसके बारे में भी एक एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ मैं। बेसिकली ये प्ले करता हूँ मैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे एस्टेरॉइड्स या उसको पत्थर कह सकते हैं, वो आके के टकराते रहे अर्थ के ऊपर और अर्थ के ऊपर कोई भी तरह का एटमॉस्फेयर मतलब उसके ऊपर कोई भी तरह का गैस का लेयर नहीं था, जिसकी वजह से ऐसे ही सीधे आकर के टकराते थे। आज भी ऐसे पत्थर आते हैं लेकिन हमारे ऊपर कहीं किलोमीटर ऊँचा एटमॉस्फेयर है जिसको कहते हैं ना हवा या हमारा वातावरण जो है, वो एटमॉस्फेयर की वजह से ऐसे पत्थर आकर के उसमें से घिस जाते हैं
और वो घिसने से वो जो भी है वो अंतरिक्ष में ही मतलब स्पेस में ही डिसॉल्व होकर के पाउडर की तरह हो जाते हैं और आते-आते यहाँ पर पृथ्वी में आते हैं तो उसकी डस्ट ही आती है। बहुत सारे सख्त पत्थर होते हैं वो भी आज अंदर आते हैं और टूट-टूट के पृथ्वी के ऊपर लैंड होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो पत्थर वो सब टूट जाते हैं हवा में ही, है ना? और ऐसे ही बहुत बड़े पत्थर आए थे हमारी पृथ्वी में जिसकी वजह से डायनासोर की जो लाइफ थी वो ख़त्म हो गई थी। इसका ये एक दृष्टांत आप देख सकते हो कि कैसे पृथ्वी में ऐसे बहुत बड़ा पत्थर, विशाल पत्थर आया और बहुत सारी धूल-मिट्टी हवा में उड़ी और उसकी वजह से बहुत सारे अ, चीज़ें नाश हो गई। तो मेरा ये जो एनिमेशन दिखाने का मकसद ये है कि जब हम लोग कहते थे कि पृथ्वी में अच्छी कैसे होती गई, इतना सारा जो खराब जो पृथ्वी का वातावरण था, तो वो अच्छा कैसे होता गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि ज़मीन जैसे नीचे से बनती है, हम लोगों ने एनिमेशन में देखा था कि कैसे ज़मीन नीचे से बनती है, तो वो एक जगह से स्प्लिट होती है, टूटती है और दूसरी जगह से वो पृथ्वी के नीचे चली जाती है। अभी आप देख सकते हैं कैसे ज़मीन है वो बन रही है, नई ज़मीन वो बनती है, वो आइलैंड भी कहते हैं उसको अंग्रेज़ी में, टापू कहते हैं ना उसको आइलैंड और ये दूसरी जगह पर कैसे ज़मीन नीचे चली जा रही है। अब ये जो है वो वातावरण उस टाइम पे जैसा था वैसा आप देख सकते हैं कि जो पानी भी था, उसमें बहुत तरह का सॉल्ट्स और हेवी मेटल्स थे। तो आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश और लगातार मूवमेंट की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर लिखा है और हाइड्रोजन लिखा है यहाँ पर, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर थी वो नीचे चली गई बारिश की वजह से और आप देख सको कि कैसे एलिमेंट्स जो हानिकारक थे, कार्बोनेट मिनरल्स की तरह डिपॉज़िट होते गए और ज़मीन के नीचे चले जा रहे। ये पृथ्वी बहुत लाखों करोड़ों साल तक ऐसे मूवमेंट करती है, नीचे चले जाते और जो हेवी मेटल्स थे, वो सब नीचे चले जा रहे। ठीक है? और जो अच्छी बात है पृथ्वी की जो अच्छे एलिमेंट्स है, जो काम के एलिमेंट्स है, जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, वो सब एलिमेंट्स जो है वो पृथ्वी के ऊपर ही रह गए हैं। मैं आपको फिर से एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि बारिश होती है, मैं आपको यहाँ पर पॉज़ करता हूँ। जैसे कि बारिश होती है, उसमें से जो भी हेवी एलिमेंट्स होते हैं, वो बारिश की टेक्नोलॉजी या उसको नेचुरली जो बारिश होती है, उसकी वजह से यहाँ पर उसके ऊपर ज़मीन में गिरती है बारिश और इस ज़मीन में जो भी हेवी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना? जो सॉल्युबल है, वो तो ठीक है, वो तो यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर ही, सतह के ऊपर ही रह जाते हैं। बट इसके ऊपर जो काम के मटेरियल्स नहीं है, आज भी ये काम होता है, जो एलिमेंट्स काम के नहीं होते, वो नदी में बह जाते, जो काम के होते हैं, वो प्लांट्स उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना? तो हम लोग देख सकते हैं कि आज भी जब बारिश गिरती है, तब माउंटेन्स के ऊपर गिरती है, तो उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हाथ में नीचे आते हैं और उसमें से जो अच्छी न्यूट्रिएंट्स जो काम के होते हैं, वो प्लांट्स ग्रहण कर लेते हैं, उसको नीचे बहने नहीं देते और जो हेवी होते हैं उसमें से, वो हेवी जो है, वो दरिया के किनारे चले जाते हैं और दरिया के किनारे चले जाने के बाद वो नदियों के द्वारा वो नीचे पूरा संग्रहित होते करके नीचे चले जाते हैं। तो ये लाखों करोड़ों सालों का बारिश, लगातार टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट और उसकी वजह से ये ज़मीन हमारी तैयार हुई है। ये मुझको कहने और समझाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम लोगों को जो बेस जो है वो हम लोगों को साइंस में भी ये सब चीज़ें सिखाई नहीं गई है कि हमारी पृथ्वी ऐसे कैसे व्यवस्था में है। सब चीज़ें जो है वो उसको टाइम लगा था। बहुत सारे लाखों करोड़ों साल मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत साल ये जो प्रक्रिया है वो बहुत लाखों साल तक चलती रही। जिसकी वजह से हम लोगों को आज जो एनवायरनमेंट है, जो हवा-पानी जो है, वो हमारा आज हमको सुरक्षित रखता है। ये जो कार्यक्रम जो है, अभी हम मैं फिर से यहाँ पर पॉइंट में आता हूँ क्योंकि ये जो कार्यक्रम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं, वो ये है कि यहाँ से कहीं पर भी जो नीचे ऑयल होता है, यहाँ पर बीच में कहीं ऑयल होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर से हम लोगों ने ऑयल निकाल-निकाल करके उसको हवा में जला रहे हैं और वो जो चीज़ जो उस टाइम पे लाखों साल से चली आ रही है और हमारे लिए व्यवस्था बन गई थी ऑलरेडी, उस चीज़ को हम रिवर्स कर रहे हैं। जो चीज़ लाखों साल लगता है उसको रिपेयर करने में अभी हम लोग कुछ ही क्षणों में हम लोग उसको धुआँ कर रहे हैं और हमारा प्रदूषण एनवायरनमेंट कर रहे हैं।
आज आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा, बट दिल्ली जैसे शहर में बहुत सारी प्रदूषण की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो साँस लेने में दिक्कत हो रही है उन लोगों को। हर एक बच्चे को अस्थमा का अटैक या ऐसे कोई भी तरह का जो फेफड़े के रोग होते हैं वो तुरंत पक जकड़ लेते हैं। इसका यही कारण है कि हेवी मेटल्स जो सूट है, जो सल्फर से, जो नाइट्रस ऑक्साइड्स जो है, जितने भी हवा में फैले हुए हैं अभी, वो ऐसे ही तरीके से पहले ही थे। बहुत सारे केमिकल्स पहले ही थे, उसमें जब पृथ्वी जब बनी थी, तब बहुत सारे एलिमेंट्स थे, जो काम के भी नहीं थे, वो हेवी एलिमेंट्स सब हवा में थे। बट ये प्रक्रिया जो आपके सामने आप देख रहे हो, जो बारिश का साथ मिल के जो हेवी मेटल्स नीचे चले जा रहे हैं पृथ्वी में दरिया के द्वारा, तो वो प्रक्रिया को अब आप सोचो कि इसमें कितना रुपए इकट्ठा करोगे तो ये काम हो पाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग इसको रुपये से सॉल्व कर सकें। बट ये कार्यक्रम जो है, वो लाखों साल पहले हुआ था और आज हम उसका पूरा पूरा उल्टा काम कर रहे हैं। जो हेवी मेटल्स है वो नीचे से निकाल करके हम उसको उल्टा एनवायरनमेंट में जला रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि हम लोग जितना भी प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन के नाम पे जो करते हैं, वो यही काम कर रहे हैं कि साइकिल को समझ के बिना कुछ भी काम करेंगे, तो हम लोग साइकिल के विरुद्ध काम करेंगे। इसका मतलब है जो मानवीयता जो है, ह्यूमेननेस जो है, वो हमारे अंदर नहीं है और हम प्रकृति में जो साइकिल सेट है, जो व्यवस्था करके और अभी भी कर रही है व्यवस्था, उसकी कोशिश करने में लगातार उसका साइकिल जो है वो प्रयत्न कर ही रहे कि वो सही करे, सब चीज़ें सही हो जाए। लेकिन हम ही अगर स्टॉप नहीं करते, हम ही अगर साइकिल्स को तोड़ रहे हैं, हम ही अगर साइकिल्स को समझ के बिना उसको दुरुपयोग कर रहे हैं, जो ऑयल को निकाल करके दुरुपयोग कर रहे हैं ऑयल का, तो वो सब चीज़ें अल्टीमेटली ह्यूमन काइंड को ही इसका जो बेपरिणाम भुगतना पड़ेगा, है ना? तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं इसलिए यहाँ पर वापस बार-बार आता हूँ कि यही एक पहली गलती है जो लाखों करोड़ों साल लगे थे सुधारने में, वो हम उसको समझ नहीं पाए और आजकल ऐसे ही कॉमन बात हो गई है ना, ऑयल निकालना नीचे से और उसका पेट्रोल बनाना मतलब जीडीपी बढ़ाना, ऐसा ही हो गया। तो ये कल कल हमने एक ये भी जियोमैग्नेटिक फ़ील्ड उससे पहले के दिन में भी डिस्कस किया था कि कैसे जियोमैग्नेटिक फ़ील्ड जो है वो मोटर की तरह वाइंडिंग्स की तरह उसका जो चुंबकीय जो क्षेत्र है वो पूरी पृथ्वी बनाती है और वो भी सूर्य की किरणें 99.9% सोलर विंड जो सूर्य की किरणें जो आते हैं, वो कैसे दिखते हैं वो भी मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ कि सूर्य में हर 11 साल में सूर्य के अंदर से सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं और सोलर फ्लेयर्स कैसे देखते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप एक लाइव उसका विजुअल देख सकते हो। ये सूरज में से ऐसे सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं और यहाँ पर लाइव दिख रहे हैं आपको कैसे पूरे सूरज में से ऐसे एक फ्लेयर निकलती है और ये आती है पृथ्वी की तरफ भी आती है और पृथ्वी को तरफ ही आते-आते ही मैंने आपको कल एनिमेशन दिखाया था कि कैसे ये आकर के वो हमारा जियोमैग्नेटिक फील्ड जो है, वो उसको पकड़ लेती है। ये एक हर एक 11 साल में सूरज में से ऐसे सोलर फ्लेयर्स कहते हैं इसको, ऐसे निकलते हैं और पूरे सूरज में से ऐसे हर एक 11 साल में एक्टिव हो जाता है सूर्य हमारा। तो सूरज की भी साइकिल है, उसका भी एक प्रयोजन है। ये ऐसे बहुत बड़े-बड़े विशाल रेडिएशन जिसको कहते हैं, वो ऐसे निकल के आते हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है वो पृथ्वी के साथ बहुत ये देखो आप लाइव इमेज देख सकते हैं सूर्य के ऊपर से ऐसे निकलते हैं। ये एक लाइव इमेज उसमें से टेलीस्कोप से लिया गया है और ऐसे बहुत सारा जिसको कहते हैं ना प्लाज़्मा, प्लाज़्मा जो होता है वो ऐसे दूर अंतरिक्ष में से फैल के आता है। ठीक है ना? तो हम लोगों ने ये कल भी देखा था कि कैसे वो दूसरे ग्रहों में जो है वो ऐसे ही प्लैनेट्स में चला जाता है और सब जो चीज़ें जो कोई भी लिविंग थिंग्स होती है, जो उसमें जी सकती है, वो मर जाती है तुरंत। इतना रेडिएशन होता है उसमें, है ना? और हमारी पृथ्वी में जब आती है तब क्या हो जाता है, एक तरह का पूरा डिफेंस मैकेनिज़्म जिसको कह सकते हैं, वो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। उसकी वजह से पूरा रोक देता है उसको। ठीक है ना? तो हम लोगों ने कल परसों देखा था। ठीक है। तो
आज हम थोड़ा-सा इसके ऊपर भी बात करेंगे कि कैसे नाइट्रोजन साइकिल जो है, हम लोगों ने कल कार्बन साइकिल की भी बात की थी, हम थोड़ा-सा उसको भी टच कर लेते हैं, क्योंकि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। ये जो कार्बन जो होता है, वो कितना महत्वपूर्ण है लाइफ में, हम लोगों ने ये भी देखा था कि प्लांट्स जो होते हैं, वो फूड बनाते हैं, है ना? और प्लांट्स के लिए हम जितना भी फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वो उतना ह कार्बन जो सॉलिड फॉर्म में था, वो हम उसको डिस्टर्ब करके और डिस्ट्रॉय करके हम लोग उसको हवा में जो उसका गैसियस फॉर्म में आ जाता है। तो जो चीज़ 280 के आप उसको फिगर को ऐसे ही याद रख सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन मतलब उतने अंश जो होते हैं कार्बन के हवा में, 1 मिलियन अंश लेते हो, उसके सामने एक 220 या 250 अंश होते थे उस टाइम पे। तो उतने पार्ट्स पर मिलियन थे और अभी क्या हो गया है, लगभग 400 लगभग पार्ट्स पर मिलियन हो गया है। 420 422 हो गया है ना? तो 422 पार्ट्स पर मिलियन वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जितना भी कार्बन की जो एनर्जी के सोर्सेज़ है उसको फॉसिल फ्यूल्स को हमने एनर्जी का स्रोत मान लिया है। और आज भी हम लोग ज़्यादातर बिजली जो है इंडिया में कोयले से हम लोग बनाते हैं, क्योंकि वो सबसे सस्ती है। आप खुदाई करो, उसको जलाओ और उसमें से जो ये स्टीम टरबाइन चलाओ। तो कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें मैं हर बार जब बच्चों को मिलता हूँ, छोटे-छोटे बच्चों को भी मिलता हूँ, तो मैं उसको कहता हूँ कि एनर्जी जो है वो हम लोगों की सबकी ज़िम्मेदारी है। पॉल्यूशन ना करें तो हम लोग कैसे ना करें, तो हम लोग एनर्जी को बचाएँ। एनर्जी को बचाएँ मतलब कोई भी फ़ैन, कोई भी लाइट ऐसे ही छोड़ दोगे, तो वो उतना उन लोगों को कोयला जलाना पड़ता है ताकि आपके पास उतनी बिजली पहुँचाए। ख़ास करके एयर कंडीशन में जब बात आती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तब लोग 16 डिग्रीज़ में रख देते हैं। जैसे कि वो बहुत फ़ास्ट कूलिंग करेगा एसी। लेकिन आप एक टेक्निकल चीज़ समझिए, ये टॉपिक में नहीं है लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए देता हूँ, क्योंकि वो सब चीज़ें एक साथ जुड़ी है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि कोई भी टॉपिक ऑफ टॉपिक है। जो कार्बन का लेवल है पृथ्वी में, वो सब लोग अगर एसी का जो है थर्मोस्टेट जो है वो ज़्यादा रख दे 1-2 डिग्रीज़, तो उसमें कार्बन ऑटोमैटिकली उतना कम बनेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का, उसमें एक लिमिट होता है, वो उतना ही कूलिंग कर पाता है, क्योंकि उसके पास उतना ही पीछे जो उसकी कूलिंग फैन है और उसकी कूलिंग रिब्स है और लाइन्स है, वो उतना ही है, कूलिंग पाइप है जो उतना ही है। अब वो कंप्रेसर जो होता है ना, वही काम करता है, जो हवा को बाहर की हवा को और अंदर की हवा के अंदर जो डिफरेंस है, वो कंप्रेशन से द्वारा उसकी हीट एक्सचेंज करता है। मतलब जो अंदर की गर्मी है वो बाहर ले जाता है, वही काम करता है एयर कंडीशन, वो तो सबको पता है। तो ये काम जब करता है तब आप 16 डिग्रीज़ पे रखते हो, उसका मतलब है ये कंप्रेसर ज़्यादा देर तक चलेगा और कुछ नहीं है। कूलिंग तो वो आप 28 पे रखोगे तो भी उतना ही कूलिंग करेगा, 16 पे रखोगे तो उतना ही कूलिंग करेगा। बशर्ते कि ये है कि 16 डिग्री में वो कंप्रेसर ज़्यादा चलेगा, इसका मतलब है कि हीट एक्सचेंज ज़्यादा होता है, इसका मतलब है कि आपको रूम में ठंडा फ़ील होता है। लेकिन बात तो वही है कि हम लोगों को कितना कम्फ़र्ट चाहिए। तो 28 या 27 डिग्री जो है तो मेरे ख़्याल से बहुत सबसे एक न्यूट्रल जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, 27 और 28 डिग्री में हम लोग सब सिर्फ़ एसी का कार्यक्रम हम लोग इतने में रख दें। और गवर्नमेंट भी अभी ये सब रूल्स लेके आ रही है कि अमुक टेम्परेचर्स के नीचे जा नहीं सकते। एयर कंडीशन का जो मैन्युफैक्चरर है उसको कहा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप उसका इतना एसी इतना नीचे का टेम्परेचर में नहीं रख पाएँगे। तो क्यों दूसरे के ऊपर हम लोग रख रहे हैं ये कार्यक्रम? क्यों हम लोग ही समझदार ना हो जाए और ये सब चीज़ें का इम्प्लीमेंटेशन करें? ठीक है? तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझको लगा कि एक पॉइंट रेज़ करने जैसा है। कैसे हर एक चीज़ जो है वो जुड़ी हुई है और कार्बन साइकिल्स के साथ हम लोग एक आज नाइट्रोजन साइकिल के बारे में समझेंगे। ये आपको सिंपली समराइज़ कर देता हूँ कि जो गोबर गैस जो होता है वो एक मेथेन गैस का एक होम डिवाइस जो है आप कह सकते हो उसमें। और ये जो साइंस से चलती है ना चीज़ें, जैसे कि ये बायोगैस प्लांट है ना, जो गोबर गैस प्लांट है, वो साइंस से चलता है। उसमें कोई भी तरह का टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। तो जितनी भी साइंस की चीज़ होती है ना, जैसे कि सूर्य कुकर है, वो भी एक साइंस की चीज़ है, ठीक है? तो जितनी भी साइंस की चीज़ होती है, ना वो आवाज़ करती है, ना वो गर्म होती है और ना वो प्रदूषण करती है। मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि साइकिल होती है ना, वो एक साइंस की आविष्कार है और जो मोटर बाइक है ना, वो एक टेक्नोलॉजिकल आविष्कार है।
तो टेक्नोलॉजिकल आविष्कार में आप कैसे उसको पहचान सकते हो? तो पहले तो वो आवाज़ करेगी। टेक्नोलॉजी जो मतलब मोटर बाइक है वो आवाज़ करती है। सेकंड चीज़ वो गरम होती है। मतलब पेट्रोल की गाड़ी कोई भी चलाओगे आप तो उसमें से इंजन वो गरम होता है। और तीसरी चीज़ है वो पॉल्यूशन करेगी। तो ये तीनों चीज़ जो है वो साइंस में नहीं होता है। तो सूर्य कुकर है वो न ये तीनों चीज़ नहीं करेगा, है ना? आपका साइकिल है, आपका सूर्य कुकर है, आपका बायोगैस प्लांट है, जितने भी साइंस के साथ रिलेटेड चीज़ें हैं और उसको समझ करके आप उसके प्रिंसिपल्स को समझ करके कोई भी काम करोगे, तो उसमें ज़रूर आपको बहुत अच्छे से फ़ायदा भी मिलता है। हम लोगों ने ये भी वीडियो देखा था जहाँ पर एक सरपंच जो है उसने एक 2 गोबर गैस की टंकी लगाई थी। इसके लिए उसको सब्सिडी भी मिल रही थी उसमें कुछ। तो हम लोगों को ये थोड़ा-थोड़ा जो सिंपल इम्प्लीमेंटेशन जो है, उसके ऊपर चर्चा और डिस्कशन और इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसको कैसे हम लोग उसको कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि हर एक विलेज में पशुधन तो होता ही है और हर एक विलेज में गैस और चूल्हा वो तो चाहिए ही चाहिए। तो आज भी क्यों ऐसे लोग हैं जो लकड़ी को भी जला करके उसका रोज़ का खाने का पकाने का कार्यक्रम है, जबकि उसके पास पशुधन भी है। तो कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? क्या हम लोग ऐसे लोग बन सकते हैं जो लोगों को एडवाइस कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं? क्यों हम लोग ये नहीं कर पा रहे कि हर एक विलेज में हम लोगों को आँख के सामने देख रहे हैं कि इसके पास पशुधन भी है, लेकिन वो भी लकड़ी को काटने के लिए वो उसको जो घर की औरतें हैं वो जाती है और लेके आती है भारा उसका जो है लकड़ी का, आज भी। जबकि ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है उसमें और भी तरह-तरह की ये जो होता है ना बलून गैस इसको कहते हैं, बलून बायोगैस, तो ये बहुत सस्ता होता है। पहले तो जो है वो टंके वो आपको पहले सीमेंट के बनाने पड़ते थे ज़मीन में, बट ये जो है वो ज़मीन के ऊपर ही रहते हैं और वो बहुत सस्ता मटेरियल से बना होता है। ये जो पीवीसी टाइप का रबड़ ही होता है इसमें, तो वो बहुत सस्ते हो गए आज। तो इसके ऊपर भी थोड़ा-सा डिस्कशन और चर्चा होनी चाहिए, हम लोगों को कैसे उसको ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे साइंस के लॉज़ को हम लोग घर पे ले आकर के उसमें से प्रॉफ़िट भी बना सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? ऑनलाइन में जुड़े हैं या वहाँ पर ऑफ़लाइन तो आप प्लीज़ आगे आकर के कोई प्रश्न ले सकते हैं। ठीक है, तो एक स्लाइड में बिफ़ोर हम लोग स्टार्ट करते हैं, मुझको एक ये स्लाइड को मैं थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट मानता हूँ क्योंकि ये जो है हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में देखा कि कैसे पृथ्वी जो है हमारी बनी थी, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ जो यहाँ पर दिखता है और फिर पदार्थ जो है, पदार्थ में मतलब मैटर जो रॉक से, एलिमेंट से जो कॉपर है, ज़िंक है, कैल्शियम है, आयरन है, ये जितने भी मैटर है, वो यहाँ पर बन गया। पृथ्वी तो लाल थी तब उसके बाद ये सब रॉक्स फॉर्मेशन हुए थे। उसके बाद बहुत बड़े-बड़े कॉमेट्स या बड़े-बड़े ऐसे पत्थर आ रहे थे अंतरिक्ष में और वो पानी लेके आए, है ना? पृथ्वी के ऊपर कोई भी तरह का पानी का स्रोत नहीं था। बट ये बहुत तरह-तरह के कॉमेट्स जिसको कहते हैं ना, पत्थर आते रहे और ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के पानी के ओशंस बन गए और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर्स लिखे ना 4.54, 3.53 ये बिलियंस ऑफ ईयर्स है, मतलब अरबों साल पहले। ठीक है ना? तो यहाँ पर से आप देख सकते हो कि जब पृथ्वी बनी है, उसके बाद पहली चीज़ जो लाइफ़ जो जिसको कहते हैं ना पहला जो सेल जो था, जो कोशिकाएँ थी, जो फर्स्ट बैक्टीरिया जो था, वो इस टाइम पे था। कितने साल पहले? लगभग 3.75 बिलियन ईयर्स पहले, ठीक है ना? पहली कोशिका यहाँ पर बनी थी। उसके बाद सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया मतलब वातावरण में सल्फर को मात्रा को कम करने वाले बैक्टीरिया बने थे। उसके बाद मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स बने थे मतलब एक सेल से ज़्यादा दूसरे सेल के साथ जोड़ करके एक शरीर बनाने वाले जो सेल्स थे, जिसमें से ज़्यादातर जो है वो फिश थी या मछलियाँ थी, उसमें आज भी उसमें वो चीज़ अलाइव है जैसे कि हम देख सकते हैं अणसिया भी थे, तो अम्यूबा जो है, ये सब चीज़ें वहाँ पर बनी थी कितने साल पहले? 2 बिलियन ईयर्स पहले। तो ये जो यहाँ से यहाँ जो है, आप मेरा कर्सर देख सकते हैं, ये जो यहाँ से यहाँ जो लंबी दूरी जो है वो इतना सारा श्रम जो है,
वो लगा था पृथ्वी को सही करने में, हमारे जैसे लोगों को आने के लिए तैयारी हो रही थी। और हमारे जैसे लोग भी कब आए थे पता है? ये जो डायनासोर जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉइल जो है, सॉइल बिगिन्स टू फॉर्म, जो मिट्टी जो थी, मिट्टी तो अभी अभी स्टार्ट हुई है यहाँ पर। ये जो है ना 0.5 से भी पहले यहाँ पर मिट्टी होना स्टार्ट हुआ। अब मिट्टी होते हुए ही तुरंत डायनासोर्स आ गए यहाँ पर। और जब डायनासोर्स आ गए और बहुत सारा एक ऐसा वातावरण हुआ कि डायनासोर मर भी गए और तुरंत मैमल्स उसकी जगह पर आ गए, क्योंकि ये भी एक दूसरी कहानी है। मैं आपको एक बात समझा ही देता हूँ ये कि कैसे हुआ ये। तो क्या हुआ था बेसिकली, जब बहुत सारे वनस्पति है और ये सब चीज़ें पेड़ पौधे बन गए थे और डायनासोर भी थे उस टाइम पे, तब एक अंतरिक्ष में से एक बहुत बड़ा पत्थर आया और वो पत्थर आया और टकराया पृथ्वी से, जिसकी वजह से इतनी सारी धूल मिट्टी उड़ी हवा में, जो 4 महीने तक अंधेरा कर दिया पृथ्वी में। मतलब सूरज उग रहा है हर रोज़, लेकिन पृथ्वी के ऊपर उसकी किरणें नहीं आ रही, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी हवा में अंतरिक्ष में डस्ट उड़ रही थी। और ये पृथ्वी का जो जो ये जो डस्ट थी वो पूरी पृथ्वी में छा गई थी। इतना तो बड़ा पत्थर आया था, टकराया था पृथ्वी से, जिसकी वजह से पूरे वातावरण में मिट्टी उड़ रही थी हवा में। तो 4 महीने तक कोई भी चीज़ को प्रकाश का जो स्रोत था वो नहीं मिला, तो सब पेड़-पौधे मर गए। अच्छा, जब सब पेड़-पौधे मर गए तो सब खाना जो था वो लुप्त हो गया। अच्छा, 4 महीने के लिए जो सूर्य की किरणें नहीं आ रहे थे, तो बहुत सारी ठंड हो गई पृथ्वी में, क्योंकि अंतरिक्ष में -300 डिग्री है। आप मानोगे नहीं, जो ये जितने भी एस्ट्रोनॉट्स जो बाहर जो जाते हैं स्पेस सूट में और वो सब घूमते हैं ना मून के ऊपर और कहीं पर भी घूमते हैं, तो उसके पीछे जो होता है ना, वो एक बड़ा पानी का टंका होता है और उसमें एक मोटर होती है और एक बहुत हीटिंग करता है पानी को, और वो पानी का जो होता है गर्म पानी पूरे उसको स्पेस सूट होते हैं ना, तो उसमें पानी गर्म पानी घूमता है, क्योंकि अंतरिक्ष में -300 डिग्री सेल्सियस है। हमारे जो फ्रिज में होता है ना, हमारे जो घर पे फ्रिज होता है उसमें -5 -10 होता है। डीप फ्रीज की बात कर रहा हूँ। 0 डिग्रीज़ में तो वो आपका बर्फ बन जम जाता है। तो -5 -10 ही होता है डीप फ्रीज जो हमारा घर पे होता है, वो ऊपर का पार्ट जो होता है वो। तो आप सोचिए -300 डिग्री अंतरिक्ष में है। तो वो ठंड जो है, वो भी पृथ्वी में लागू हो गई, क्योंकि सूर्य की किरणें आ नहीं पा रहे अंदर, बहुत सारी धूल-मिट्टी थी वातावरण में। तो बहुत सारे जीव-जंतु, जानवर जो थे, वो उस टाइम पे कोल्ड ब्लडेड थे। मतलब उसका खून जो है वो वातावरण के हिसाब से मैच हो जाता था। आज भी ये जो है लिज़र्ड है, क्रोकोडाइल है, ये जितने भी रेप्टाइल है ना, वो ठंड के टाइम में वो सुसुप्त हो जाते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते हैं। जब गर्मी होती है वो तब एक्टिवेट होते हैं, तब उसको जान आती है उसके अंदर। तो ये भी आज भी ऐसे ही है कि उसका खून जो होता है वो गर्म नहीं रहता है, वो जैसे वातावरण है उस हिसाब से उसका खून रहता है। तो जब ये पत्थर आया और जब 4 महीने तक अंधेरा छाया हुआ था पूरी पृथ्वी में दिन और रात में, तब ये पूरी पृथ्वी ठंडी हो गई। उसमें बहुत सारे ये सब डायनासोर और ऐसे बड़े-बड़े प्राणी जो है वो मर गए, बहुत सारे पेड़-पौधे भी मर गए और नीचे गिर गए, और वही सब नीचे दबते गए और सड़ते गए, और आज हम जो वो कह रहे कि तेल का कुआँ का स्रोत, सीएनजी गैस या फिर कोयले का स्रोत, ये जितना भी हम लोग कह रहे हैं, वो यही सब चीज़ें कि वो उस दिन पे एक पत्थर आया था, जिसकी वजह से बहुत सारा अंधेरा हो गया, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें मर गई और वो उसका लेयर बन गया। तो ये जो इवेंट हुआ था, उसकी वजह से ही हम आज ज़िंदा हैं। क्यों ज़िंदा हैं? क्योंकि मैमल्स जो थे, उसमें उस टाइम पे भी मैमल्स थे छोटे-छोटे, जो जिसको कहते हैं ना बंदर का शेप का एनिमल्स थे, या माउस या ऐसी कुछ चीज़ें थी, है ना? तो ये सब चीज़ें अलाइव थी उस टाइम पे, तो वो चीज़ के अंदर गरम खून बहता था। मतलब वो वार्म ब्लडेड थे। जैसे हम लोग भी 37 डिग्री से, आप ठंड में भी खड़े हो जाओगे तो आपका बॉडी का टेम्परेचर है ना वो 37 ही रहता है, ठीक है ना? या फिर शरीर उसको फाइट करता है कि आपके रोएँ पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो हवा का एक लेयर बना लेता है, अपने आप को दूसरे वातावरण से ठंडा रखने की बचाव करता है, और आपके जो शरीर है उसको गर्म रखने की कोशिश करता है, 37 डिग्रीज़ तक रखने की कोशिश करता है। या ज़्यादा गर्मी होती है तब ठंडा करने की कोशिश करता है, आपको पसीना आता है। तो हम लोग जो है वो उसके वंश है, जो बच गए थे उस टाइम पे, और उसमें से बच गए थे वो कौन से थे? तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जो एनिमल्स जिसके खून में गर्मी दौड़ रही थी।
तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स का वंश चलता गया, चलता गया, चलता गया और आप देख सकते हैं कि कितना कम समय में यहाँ पर मैमल्स आपको वर्ड्स दिख रहे हैं ना? ये मैमल्स जो है, वहाँ उसकी गिनती में हम लोग आते हैं और यहाँ और 0, 0 मतलब आज का डेट। ये जो 0 है ना यहाँ पर लिखा है, उसका मतलब है कि आज की तारीख। यहाँ और यहाँ कितना छोटा समय है। कंपेयर्ड टू ये यहाँ से यहाँ कितना बड़ा समय लगा है पृथ्वी को सही होने में या हम लोगों को आने के लिए। हम लोगों को आने के लिए कितना सारा श्रम लगा है, आप देख सकते हैं। तो ये जो प्रकृति में जो साइकिल्स है उसको समझने का, उसको बरकरार रखने का और उसको समझ करके काम करने का कितना बड़ा कर्तव्य है हमारे ऊपर। क्योंकि अगर हम ये समझते नहीं है कि कितना टाइम लगा था, तो फिर हम लोग को इसकी कोई कदर नहीं है। इसका मतलब कि पृथ्वी ने जितना भी श्रम किया है, हमारे लिए किया है ना, हम लोग आज ज़िंदा है। ना कोई डायनासोर्स ज़िंदा है अभी, ना कोई उस टाइम पे एनिमल्स कोई ज़िंदा है। हमारी जो परंपरा है, वो हमारे जो वंश है जो अभी ज़िंदा है, तो उसकी वंश की भी एक जवाबदारी बनती है कि वो पूरी जो सीरीज़ जो इवेंट्स जो हुए हुए उसको समझे और उसकी लाइन के साथ चले। ना कि खुद की दूसरी लाइन बनाए और ऐसे कि नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो ये खुदाई ही करेंगे, हम तो जगह-जगह पर जाके बिल्डिंग ही बनाएँगे, है ना? हम लोग जगह-जगह पर खोद करके पानी को यूज़ करेंगे। जो भी चीज़ आप उसकी कदर नहीं करोगे, आप उससे वंचित हो जाओगे। ये एक सूत्र है ना? कि हम लोगों को कोई भी चीज़ को मिसयूज़ जितना भी करेंगे, उससे हम लोग उससे वंचित हो जाएँगे। वो चीज़ हमारे पास से चली जाएगी। सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, हम लोग पानी का दुरुपयोग करेंगे, तो पानी हमारे पास रहेगा नहीं। ऐसे बहुत सारे सिटी हो गए अभी तैयारी में है। बैंगलोर में बहुत सारा पानी का छत है। जहाँ पर इतने सारे करोड़ों लोग करोड़ों पैसा तो है, लेकिन ये सीन आप देख सकते हो कि बैंगलोर में ऑलरेडी छाया हुआ है। जो कुएँ हैं वहाँ पर वो खाली होते जा रहे हैं क्योंकि पानी का वो यूज़ ही समझ नहीं पाए, साइकिल समझ नहीं पाए और बहुत सारे लोग वहाँ पर टेक्नोलॉजी की वजह से रह रहे और जी रहे हैं। तो ये डे ज़ीरो कहा जाता है। डे ज़ीरो बहुत जल्दी बहुत सारे सिटी में आने वाला है। डे ज़ीरो का मतलब है जहाँ पर नल खोलने पे पानी नहीं आएगा, उसको डे ज़ीरो कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन क्योंकि हम लोग खेती के साथ जुड़े हैं, तो ये भी एक वक़्त है। तो इसको डे ज़ीरो को थोड़ा-सा दूर इसलिए है कच्छ के लिए क्योंकि यहाँ पर नर्मदा का जो है वो फ्लो है, जगह-जगह पर उसकी कैनाल्स जा रही है, तो वो वाटर टेबल भी उसका अप कर रही है और प्लस जहाँ पानी खेतों में चाहिए तो वहाँ पर भी पानी मिलता है। ड्रिंकिंग का पानी भी नर्मदा के साथ लिंक हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे सॉल्यूशन हो गई, ख़ास करके गुजरात के एरिया में ऐसे कह सकते हैं बट बाकी दूसरी जो सिटी में बात करें तो ऐसी हालत है डे ज़ीरो, ठीक है ना? बहुत सारे देश उसमें आ गए हैं। मैं एक एनिमेशन से प्ले कर ही देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि डे ज़ीरो का आप लोग गूगल भी करेंगे ना डे ज़ीरो क्या है तो आपको समझ में आ जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन शहर प्राकृतिक नज़ारों से भरा हुआ, क्रिकेट प्रेमियों की जुबान पर रहने वाला शहर। ये शहर पिछले कुछ सालों में एक अलग वजहों से खबरों में है। खबर ये है कि शहर में पानी की भारी किल्लत हो गई है। शहर में पानी की समस्या इतनी भयानक है कि 2018 में जब भारतीय क्रिकेट टीम केप टाउन में खेलने गई थी तो टीम के हर सदस्य को एक हिदायत दी गई, वो ये कि 2 मिनट से ज्यादा नहीं नहाना है। ऐसा शायद पहली बार हुआ जब किसी क्रिकेट टीम को नहाने को लेकर कोई एडवाइजरी दी गई हो। शहर में पानी की समस्या को देखते हुए वैज्ञानिकों ने एक बेहद अजीब सुझाव दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम शहर पर पड़ रहे सूरज की रोशनी को कम कर पाएं तो शहर में पानी की समस्या को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। सुनने में बेशक ये अजीब लग रहा हो, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा मुमकिन है। सूरज की तपिश कम करने के लिए क्या किया जाएगा? वैज्ञानिकों का कहना है कि केप टाउन को पूरी तरह से सूखने से बचाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बड़ी मात्रा में शहर के आसमान के ऊपर छोड़ा जाएगा। इस गैस से शहर के ऊपर ढेर सारे बादल बन जाएंगे। इन बादलों के कारण सूरज की रोशनी नीचे कम आएगी और अगर प्रयोग सफल रहा तो इससे प्राकृतिक जलाशयों में पानी को सूखने से बचाया जा सकता है। यानी डे ज़ीरो को कुछ सालों तक और टाला जा सकता है। क्या है डे ज़ीरो? केप टाउन के जल संकट की जब चर्चा होती है तो डे ज़ीरो शब्द बार बार आता है। आइए जानते हैं क्या है ये डे ज़ीरो। डे ज़ीरो का अर्थ है वो दिन जब पानी की सप्लाई शहर में बंद हो जाएगी। यानी जब शहर का निगम हाथ खड़े करके कह देगा कि अब हमारे पास सप्लाई करने के लिए पानी नहीं है। केप टाउन
कई सालों से इस डर से जूझ रहा है। डे जीरो के दिन क्या हो सकता है? अनुमान है कि डे जीरो के दिन शहर के जलाशयों में उसकी क्षमता का केवल 13.5% जल बचा होगा। अस्पतालों और अति आवश्यक सेवाओं के लिए ही सिर्फ पानी सप्लाई की सुविधा होगी। लोगों के घरों में होने वाली सप्लाई को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। लोग केवल 200 सार्वजनिक जगहों से पानी ले सकते हैं, वो भी एक दिन के लिए सिर्फ 25 लीटर प्रति व्यक्ति पानी मिलेगा। शोधकर्ताओं का मानना है कि सूरज की रोशनी को कम करने वाली तकनीक का इस्तेमाल करके इस डे जीरो वाले संकट को साल 2100 तक लगभग 90% तक टाला जा सकता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा करना पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे डे ज़ीरो जो है वो हमारे पास ना आए, और अगर आता है तो क्या होगा। सिर्फ हॉस्पिटल और ऐसी क्रिटिकल जो केयर जो सिस्टम्स होती है उसके ऊपर ही ध्यान दिया जाएगा, बाकी जो है वो घर पे भी जो है वो पानी बंद हो जाएगा। तो ये आपत्ति ना आए, है ना, ये ऐसे सिचुएशंस ना आए, उसके लिए हम लोगों को तैयारी रखनी पड़ेगी, और उसमें बहुत सारी जवाबदारी का काम जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं 2 मिनट के लिए, अन्यथा फिर हम लोग नाइट्रोजन साइकिल के बारे में समझेंगे। ऑनलाइन में भी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओके, मैं एक इजीली आपको समझ में आए इसके लिए मैं थोड़ा सा रफली आपको समझा देता हूँ कि नाइट्रोजन क्या है। नाइट्रोजन जो है वो 70%, मतलब 70% जो है हवा में नाइट्रोजन गैस की तरह घूम रहा है। मतलब अभी भी आप एक बॉल बना लोगे, एक बलून बना लोगे, हवा भरोगे तो उसमें 70% जो है उसमें नाइट्रोजन होगा, और 20% लगभग ऑक्सीजन है, 18-20% लगभग ऑक्सीजन है। बाकी जो है वो अन्य गैस है छोटी छोटी अमाउंट्स में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कल भी हमने डिस्कस किया था 0.07, या अभी बढ़ रहा है उसको कहते 0.08 हो रहा है अभी। तो उतना ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसमें से ये बहुत सारी घास जो है, डंठलियाँ है, ब्रांचेस है, ट्रीज है, जितने भी पेड़ पौधे उग रहे हैं और उसमें जो भी फ्रूट भी लगे हैं वो भी कार्बन से बनते हैं, और कार्बन भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह हवा में घूम रहा है। तो वो भी 0.07% जो है वो उतना एनवायरनमेंट में जो एटमॉस्फेयर में जितने कार्बन डाइऑक्साइड है उतना ही है। बाकी नाइट्रोजन जो है वो 70% ज्यादा मात्रा में है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो चीज नाइट्रोजन जो है ना वो किसका खुराक है, पहले तो ये समझते हैं। नाइट्रोजन जो है ना वो पत्तियों है। इन शॉर्ट, पत्तियां जब आप देखते हो, हरी हरी पत्तियां जब देखते हो, तब उसको नाइट्रोजन का संग्रह कह सकते हैं। आप भी जब खाद डालते हो कोई भी खेत में, तब उसमें एनपीके बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहले एन आता है, एन का मतलब है नाइट्रोजन, जिसको साइंटिफिक फॉर्मूला है तो नाइट्रोजन है, ठीक है ना। पी का मतलब फॉस्फोरस है, और के का मतलब है पोटेशियम है, तो ये सब चीज़ें ठीक है। बट नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे को उगने के लिए, जो फॉलिएज है, जो पत्ते हैं, उसको बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। अच्छा, यही बात जो है हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मात्रा में है एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में ऑलरेडी उसका खुराक दिया गया है 70%। लेकिन वो जो है वो लभ्य फॉर्म में नहीं है। वो लभ्य फॉर्म में मतलब डिसॉल्व नहीं हो सकता है। वो जमीन के साथ डिसॉल्व नहीं हो सकता, वो तो गैस में, हवा में है। तो वो लभ्य फॉर्म में ले आने के लिए वो कार्यक्रम करता है बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया कहाँ पर होते हैं? तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो गाय के पेट में, मतलब गाय के गट में जो होता है, वो वहां पर बैक्टीरिया पनपते हैं। तो जहां पर भी ये बैक्टीरिया घूम घूम के गिर जाते हैं नीचे, तो वहां पर जो बैक्टीरिया वो काम उसका कार्यक्रम कर देते हैं स्टार्ट, कि हवा में जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो उसको कैप्चर करके उसको सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्राइड्स में, मतलब नाइट्रोजन गैस है, उसको सॉल्युबल फॉर्म में लेके आने के लिए कार्यक्रम करते हैं बैक्टीरिया, नाइट्राइड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये सब केमिकल फॉर्मुलेशन है, आप उसमें जानकारी में डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिकली हवा में जो है
वो इनसॉल्युबल है, पत्ते उसको या जड़ उसको ग्रहण नहीं कर सकती है, लेकिन बैक्टीरिया जो है, वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में, नाइट्रेट्स में, जिसमें से वो लभ्य फॉर्म में आ जाते हैं, जो सॉल्युबल फॉर्म कहते हैं, उसमें आ जाते हैं और जो जड़ें हैं, उसको उठा सकती है नाइट्रोजन को, इनडायरेक्टली नाइट्रोजन को ही उठाती है और फिर वो पत्तियों में उसका संग्रह कर देती है और पत्तियों ग्रो करने में वो नाइट्रोजन ज़रूरी है। ठीक है? तो अभी हम लोग इसको एनिमेशन को देखेंगे। ये इसमें सबटाइटल्स है, लेकिन आप लोगों को इंग्लिश में अगर दिक्कत है तो मैं इसको हिंदी में बीच में रोक-रोक के ट्रांसलेट करता हूँ। Nitrogen is the इनफैक्ट मैं एक्चुअली ऑफ ही कर देता हूँ ऑडियो क्योंकि कन्फ्यूजन होगा। एक सेकंड। जैसे कि मैंने oxygen बोला is the था second most abundant. कि मोर देन 70%। एक मिनट, मेरा कर्सर थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पर। और जो एनवायरनमेंट में रहता है वो N2 की तरह, मतलब 2 मॉलिक्यूल साथ में ही रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन भी 2 मॉलिक्यूल साथ में रहते हैं O2, वैसे नाइट्रोजन भी 2 मॉलिक्यूल साथ में रहते हैं। और ये जो है वो एमिनो एसिड्स में कंबाइन हो जाते हैं और ऐसे ग्लूकोज का फॉर्म ले लेते हैं, जिसमें से फल जो होते हैं वो हम लोग अल्टीमेटली, कल भी बात हुई थी कि फल क्या है, तो वो ग्लूकोज से बने हुए होते हैं। तो वो फल जो है उसमें भी नाइट्रोजन का पार्ट रहता है। तो नाइट्राइट्स, जैसे मैंने बोला था, नाइट्रोजन गैस है, उसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये किसने किया? वो कार्यक्रम है उसका बैक्टीरिया का। नाइट्रोजन गैस जो N2 हवा में घूमता रहता है, उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके उसको नाइट्राइट्स बना देता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो। ठीक है? और हम लोग जो करते हैं वो केमिकली उसको अप्लाई करते हैं, मतलब ये रासायनिक खातर जो होता है, नाइट्राइट्स को नाइट्रोजन को देने की कोशिश करते हैं। पर ये जब प्लांट्स को जब ना चाहिए, मान लो कि प्लांट्स को आज नहीं चाहिए, उसका जो खुराक है वो अभी बहुत सारा नाइट्रोजन उसको नहीं चाहिए और आज ही हमने लोगों ने उसको यूरिया की खाद जो है वो बोरी जो है वो डाल के आए खेत में। पण ये जो बैक्टीरिया है ना, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिसको यहाँ पर लिखा है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है, जो हवा में नाइट्रोजन है, उसको पकड़ के नाइट्रिफिकेशन जो करते हैं, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में, तो ये जो कार्यक्रम है वो बैक्टीरिया का कार्यक्रम है। और आप देख सकते हैं कि ये फिर पेड़-पौधे जो है वो ले लेते हैं, ठीक है? या फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो उसको तोड़ देते हैं और वो कन्वर्ट कर देते, मतलब पत्तियां जो गिर जाती है उसको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो तोड़ करके वापस अंतरिक्ष में नाइट्रोजन चला जाता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन चला जाता है। मैं एक बार फिर से आपको क्लियरिटी समझा देता हूँ यहाँ पर पॉज करके। जो हवा में जो नाइट्रोजन है ना वो N के फॉर्म में है और वो नीचे आता है, वो कैसे आता है? तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं और वो नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को मिला देते ये जो बैक्टीरिया है वो, और वो फिर पेड़ पौधे वापस ले लेते हैं। ठीक है? जो पेड़-पौधे वापस ले लेते हैं और उसमें से पेड़-पौधे मर जाते हैं उसमें से, तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, मतलब उसको तोड़ने वाले का काम भी बैक्टीरिया होते हैं, जो पत्ते को तोड़ देते हैं, उसका डिकम्पोज़ कर देते हैं, सड़ा देते हैं और फिर वो जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड की तरह जाता है हवा में और वो ग्रीन हाउस गैस भी बन जाता है उसमें से और अमुक उसमें से फिर से ऑक्सीजन उसका टूट जाता है और वापस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की तरह चले जाते हैं। तो मैंने कल भी आपको कहा था कि ग्रीन हाउस गैस में उसमें से एक मेथेन गैस है, जो जानवरों के वेस्ट में से निकलता है और एक दूसरा जो है वो प्लांट्स की पत्तियों से सड़ने से एक ग्रीन हाउस गैस बनता है, इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब 2 नाइट्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और ये जाकर के ग्रीन हाउस गैस करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ये ऊपर जाकर के सूर्य की किरणों को ग्रहण करता है और पृथ्वी को गर्मी बढ़ाता है। तो ये कार्यक्रम जो है वो गोबर गैस फिर से सॉल्यूशन कर देता है, क्योंकि पत्तियाँ जितनी भी है, हरी पत्तियाँ जो सड़ गई है, थोड़ी बहुत गिर गई, उसको आप कलेक्ट करोगे और लोग क्या करते हैं उसको जला देते हैं। ये सबसे गलत काम, उल्टा काम, यही सब चीज़ें में हम लोग माहिर हो गए हैं। जबकि वो चीज़ को क्या करना है, हम लोग उसको संग्रहित करके उसको आप बायोगैस डाइजेस्टर में डाल दोगे,
तो वो उसमें से मीथेन गैस निकलेगी। मीथेन गैस को आप यूज़ कर सकते हो ऊर्जा की तरह, और वो कन्वर्ट हो जाएगी। कल हमने देखा था किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वाष्पीकरण या पानी में, और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़-पौधे खा सकते हैं, उसमें वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ही नहीं करती है। तो एटमॉस्फेयर में भी जो पत्ते गिर जाते हैं तो वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बनाते हैं। तो उसको सड़ान से बचाने के लिए या उसके ग्रीन हाउस गैस को बचाने के लिए भी हमारा गोबर गैस प्लांट फिर से पिक्चर में आता है। तो नाइट्रोजन साइकिल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बहुत समझने का, जिसमें सिंपल तरीका है। उसको चलाने के लिए या उसको साइकिल को चलाने के लिए बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया जगह-जगह पर मिल जाते हैं, या जगह-जगह पर जो जानवर जो होते हैं, जो समृद्ध करते हैं ज़मीन को, वो समृद्ध ऐसे ही करते हैं कि वो बैक्टीरिया जो है वो छोड़ते जाते हैं। जिसको यहाँ पर लिखा है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये जो है ना, वो गाय के अंदर होता है। मतलब गाय के वेस्ट के अंदर, उसका पेट के अंदर नहीं होता, उसके गट में होता है, जहाँ पर उसका खाना जो है वो पच करके आंते में आ जाते हैं। तो आंतों में ही ये सब बैक्टीरिया पलते हैं। तो ये हुआ हमारा नाइट्रोजन का पूरा सिस्टम जो है वो ऐसे बनता है। साइकिल जो है उसकी समझने में हम लोगों को अगर देखना है, 1 मिनट में देख लेता हूँ अगर कोई और भी यहाँ पर आपके लिए एनिमेशन में और भी क्लियरली दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सा साइकिल, जैसे मैंने आपको कहा था पहले, जो जीव-जंतु जानवर जो बने थे, उसमें से पहला कौन-सा आया था? तो दरियाई जो मछलियाँ थी, वो ऐसे विकसित होते हुए ज़मीन पे आई, ठीक है ना? उसका ये एनिमेशन है। पहले क्या था? समृद्ध प्राण अवस्था, मतलब प्लांट्स, पेड़-पौधे जो थे, वो सब समृद्ध हो गए। उसके बाद ऐसी मछलियाँ जो थी, ये बाय द वे बहुत ऊँचे झाड़ थे, किलोमीटर और किलोमीटर ऊँचे थे। और वही जब झाड़-पान मर गए, जब दब गए, जब बहुत सारा धुआँ अंतरिक्ष में, वातावरण में हो गया, तो ये सब झाड़ जब घिर गए, उसका ही कोयला आज हम लोग खोद-खोद के निकाल रहे हैं। तो ये सब बहुत बड़े-बड़े ऊँचे पेड़ थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे बाय द वे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा थी। अभी जो है उससे ज़्यादा मात्रा थी ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे भी आप अगर साँस भी लेते हैं, तो आपको एक तरह का स्फूर्ति आ जाती है। आई थिंक मोर देन 30% था उस टाइम पे। अभी 20% है ऑक्सीजन, बट उस टाइम पे 30% था, क्योंकि बहुत पेड़-पौधे ही ज़्यादा थे उस टाइम पे। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे एक टाइप की मछली जो विकसित होते-होते ज़मीन पे आती है, और ऐसे कैसे फिर वो उसको वंश जो है वो बढ़ता गया, और वो आखिरकार अ, जो है इसका ही वंश बढ़ता गया, जिसमें से जो बचे थे वो उसका डीएनए जो बचा था उसमें से हम लोग आज हैं। ठीक है? किसी को कोई प्रश्न है? नाइट्रोजन साइकिल, या कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे कि ये जो डे 0 भी है उसके ऊपर भी कैसे, कोई भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं? जी। हाँ, सर, जो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है राइट, और 21% ऑक्सीजन है। राइट। वो हम अभी श्वास ले रहे हैं, श्वसन हाँ, क्रिया कर रहे हैं, तो हमें ये कैसे पता कि अभी हम ऑक्सीजन ही ले रहे हैं अंदर? ओके। वो प्रश्न मेरे ख्याल से जितना समझ में आया मुझको, ये आप पूछ रहे कि सिर्फ़ 20% है और हवा में, तो हम जब साँस ले रहे हैं तो वही 20% जा रहा है, 70% जो नाइट्रोजन है वो क्या बाहर रह जा रहा है? तो ऐसा ही कुछ प्रश्न कर रहे हैं आप? हाँ। हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है, हवा में जो जितने भी गैसेज़ हैं ना, बहुत सारे गैसेज़ हैं, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, पॉल्यूशन पॉल्यूशन भी है, पॉल्यूशन वाले गैस भी है, सल्फरस डाइऑक्साइड्स और ये सब चीज़ें बहुत बहुत सारी है। तो
क्या होता है हमारे फेफड़े में जाता है ना, तो फेफड़े जो है वो व्यवस्था प्रदान कर देती है। मतलब आपके लिए वो अनुकूल व्यवस्था बना देती है कि वहां से ऑक्सीजन जो आपके खून के साथ मिक्स हो जाए। उतना ही कार्यक्रम है फेफड़े का। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो पंप होता है ना, जो जिसको अस्थमा होती है, वो पंप भी ऐसे मुंह से लेते हैं और उसकी हवा जो है वो फेफड़े में चली जाती है, जिसकी वजह से उसको अस्थमा का अटैक आया है, मतलब हाँफ रहा है वो पंप लेता है तो वो तुरंत उसका हाँफना बंद हो जाता है। उसकी दवा जो है वो पहुंच जाती है फेफड़े के द्वारा, खून में मिक्स होकर के सब जगह पर पहुंच जाती है उसकी दवा। मतलब फेफड़े में ऐसी व्यवस्था है कि वो ऑक्सीजन को आपके लिए अनुकूल वातावरण बनाती है कि वो मिक्स हो जाए खून के साथ, इतना ही कार्यक्रम है। और नाइट्रोजन जो है वो खून के साथ मिक्स नहीं हो सकता है, इसलिए वो वापस आप बाहर हवा निकालते हो तो निकल जाता है। अच्छा, आपके अंदर से हवा जो है वो ऑक्सीजन सिर्फ बाहर निकल रही या कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन आपने 20 प्रतिशत ले लिया, ऐसा नहीं है। आप भी जब सांस बाहर लेते हो तब 15%, 10%, 15% ऑक्सीजन वापस बाहर निकालते हो। सिर्फ एक अनुकूल वातावरण आप बनाते हो तो आप ऑक्सीजन गया 20% और बाहर निकला 10%, बाकी साथ में गैस कार्बन डाइऑक्साइड का निकला, है ना? तो ये हम नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा ऑक्सीजन हमने छीन लिया, हमारी लंग्स में छीन लिया। इसका प्रूफ ये भी है, इसलिए लोग कहते हैं कि आप सांस गहरी लो, पूरा फेफड़े को भरो, ठीक है ना, और पकड़ के रखो सांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा में भी आता है, सांस को पकड़ो। इसका मतलब है जितना भी ऑक्सीजन है वो अनुकूल वातावरण के साथ मिक्स होकर के आपके हेमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर के खून में चला जाएगा। फिर आप सांस रिलीज करो तो ऑक्सीजन की मात्रा भी उसमें से कम होगी और ज्यादा मात्रा में आपकी बॉडी ने सेव कर लेंगे। समझ में आ रहा है? बाकी 70% वैसे का वैसा, जैसे नाइट्रोजन गया अंदर वैसे का वैसा बाहर निकल जाएगा, है ना? और तो उसका कोई कार्यक्रम नहीं है बॉडी के साथ, तो ये नाइट्रोजन ऐसे ही जाता है और ऐसे वापस बाहर निकल जाता है। बाकी ऑक्सीजन जो है वो 21% परसेंटेज गया और बाकी निकला 15%, 18%। जैसे आप सांस डीप पकड़ के रखते हो तो और भी कम होता है ऑक्सीजन, वो चला जाता है शरीर में और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी सी बढ़ करके निकल जाती है। ठीक, इसलिए आप लोगों को ये बहुत अच्छा पॉइंट था। इसलिए आप लोगों को पता होगा कि सीपीआर कहते हैं। सीपीआर का मतलब कोई आदमी बेहोश हो जाता है और गिर जाता है या फिर उसकी सांस रुक गई है तो उसके फेस के ऊपर रुमाल ढक करके सांस देते हैं, मुंह से मुंह ऐसे करके, वैसे मुंह पे ऊपर रख करके उसको हवा देते हैं। आपके फेफड़े की हवा उसके ऊपर डालते हैं और उसको फिर हार्ट के ऊपर रख करके, ऐसे हार्ट के ऊपर रख करके दो हाथ रख के ऐसे जोर से धक्का देते हैं और उसका हार्ट फिर से चालू करते हैं, तो सीपीआर कहते हैं उसको। तो सीपीआर के द्वारा दूसरे के मुंह की हवा उसके अंदर डालते, क्योंकि उसके फेफड़े तो काम करना बंद हो गए, वो तो बेहोश हो गया है। तो सीपीआर देते उसको, खास करके जब आदमी डूब जाता है, तो डूब जाता है तो उसका शरीर भी लगभग मरत स्थिति में आ जाता है, तो उसको फिर से स्टार्ट करना है तो क्या करते हैं, पहले तो उसको हवा भरते हैं उसके मुंह के अंदर। ज्यादातर लोग ये यूज नहीं करते, बल आपको रुमाल रखना चाहिए उसके मुंह के ऊपर, और फिर आप हवा भरते हैं अंदर। तब जब हवा आपके अंदर जो ऑक्सीजन है, जो 15% था ऑलरेडी, कम तो हो गया है, 20 में से 15 हो गया है, पर वो भी 15% वो भी काम करता है, इसलिए आप उसको हवा देते हो तो वो भी 15% उसके अंदर जाता है और फिर आप उसको हार्ट को फिर से स्टार्ट करते हो तो वो वापस जीवित हो सकता है। इसलिए हमारे फेफड़े जो है वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन खींच नहीं लेते, सिर्फ एक अनुकूल मात्रा में ले लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न, और एक बहुत अच्छा आपका एक और जानकारी भी मिली कि कैसे सीपीआर में वो काम करता है, दूसरा जो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है वो। और कोई प्रश्न है ऑनलाइन में? कोई अच्छी बात, कोई नई बात आप लोगों को ऐसे लगे कि ये तो बहुत मेरे को तो पता नहीं था, लेकिन आज हम लोगों ने ये सीखा। तब तक मैं भी एक नया टॉपिक ले लेता हूँ। आप भी थोड़ा सा सोचिए कि क्या आपको अच्छा लगा। ऑनलाइन में भी कोई बताना चाहेगा तो भी बता सकते हैं। ओके,
शायद मंडे पे एक लास्ट क्लास होगी हमारी जिसमें साइकिल्स को हम लोग एक बार और समझेंगे। उसके सिवा एक और टॉपिक में थोड़ा-सा खोलना चाहता हूँ। अ, एक मिनट में शेयर करता हूँ। किसी को कोई प्रश्न नहीं? मैं आगे बढ़ रहा हूँ दूसरी एक टॉपिक के ऊपर। ओके। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मतलब नाइट्रोजन को जो कैप्चर करते हैं वो बैक्टीरिया वो लभ्य फॉर्म में मतलब नाइट्रेट्स से नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और वही चीज़ जो है जड़ें जो है वो ले लेती है उसको और वो पत्ते में कन्वर्ट कर देती है और ये जो कार्यक्रम जो है वो बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है? और ये बैक्टीरिया जो है वो सब जगह पे पाए जाते हैं खास करके जहाँ पर ज़मीन जो है वहाँ पर उसके ऊपर दवा छिड़की ना हो वहाँ पर। जहाँ पर दवा छिड़की है वहाँ पर ये सब बैक्टीरियाज़ के ऊपर बहुत पतला-सा एक लेयर होता है जो चर्बी या फैट से बना होता है। जब ये दवा उसके ऊपर जाती है तब ये चर्बी का लेयर जो है वो फट जाता है जिसकी वज़ह से वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। और ये दवा की बात करेंगे तो ये अर्थम आपके सामने दिख रहा है, वो भी सेम चीज़ से जूझते हैं। जब भी हम कोई भी तरह का दवा, रासायनिक खातर वो रासायनिक का मीनिंग ही होता है वो केमिकल है। केमिकल का मीनिंग ये होता है कि वो चीज़ जो है वो पुरानी अवस्था की बात है। पहले हम लोगों ने पदार्थ अवस्था देखा तो मैटर था। मैटर का कॉम्बिनेशन और उसका अलग-अलग कंपाउंड्स फॉर्म हुए थे, अलग-अलग एलिमेंट्स मिक्स होकर के कंपाउंड्स फॉर्म हुए थे, तो केमिकल रिएक्शंस हो गए थे। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस के बाद बायोलॉजिकल चीज़ें बनी हैं, है ना? जो पेड़-पौधे और एनिमल्स जो है हम लोगों ने देखा, वो उसकी बाद की अवस्था है। तो हम लोग इन लोगों को समझने की जगह पर, बैक्टीरिया को समझने की जगह पर या फिर ये अर्थवर्म्स की जगह समझने की जगह पर हम लोग केमिकल्स में वापस जा रहे हैं। हम लोग रिवर्स गियर डाल रहे हैं, हम लोग केमिकल्स डाल रहे हैं हमारे खेत में। तो जिसकी वजह से ये सब जो चीज़ें वो जीव-जंतु, जानवर जो है वो एक तरह से मृत ज हो जाते हैं क्योंकि उसके शरीर झेल नहीं सकते इतने सारे केमिकल्स जो होते हैं। उसका बेस क्या होता है? उसका बेस जो होता है सॉल्ट होता है। आप सोचिए नाइट्रोजन जो है वो हवा से बनी है और नाइट्रोजन को पकड़ने के लिए, वो सॉलिड फॉर्म में ले आने के लिए क्या उसको बॉन्ड चाहिए ना, कुछ भी तो उसके ऊपर चिपका होना चाहिए। तो जो सॉल्ट होता है ना, जो नमक होता है, उसके ऊपर वो बॉन्ड करते हैं नाइट्रोजन को और ये जो यूरिया खाद जो होती है, वो व्हाइट कलर की होता है, वो ज़्यादातर एक तरह का सॉल्ट के ऊपर नाइट्रोजन के डिपॉज़िट्स होते हैं। नाइट्रोजन तो गैस है, अब वो गैस को पकड़ के उसको ऐसे फॉर्म में रखने में, जो तो हवा में घुल-मिल ना जाए वापस, तो उसको पकड़ने के लिए सॉल्ट्स नमक चाहिए एक तरह का, और वही नमक को यूज़ करते हैं। आप लोग उसको गूगल भी कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यूरिया, आप चौंक जाओगे, उसमें बहुत सारा एनर्जी चाहिए, बहुत सारा सॉल्ट्स भी यूज़ होते हैं उसमें और जो भी ज़मीन जो होती है वो स्लोली-स्लोली बंजरी हो जाती है। नाइट्रोजन की 1 थैली चाहिए थी, अब आपको 4 चाहिए, अगले साल 10 साल के बाद तो आप बंजरी हो जाएगी ज़मीन आपकी। हर एक साल आपको ऐड करना पड़ता है क्योंकि वो नाइट्रोजन जो है वो जब पेड़-पौधे को चाहिए तब नहीं मिलता है। जब आपकी मर्ज़ी है, जब आप खेत में डालते हो तब पौधे को मिलता है। अच्छा पौधे को कल एक नया पत्ता बनाना है तो तब तो आप यूरिया नहीं डालने वाले हो। यूरिया तो आपने 2 दिन पहले डाल दिया था। तो तब क्या होगा? तब पेड़-पौधे जो है वो संग्रह वो बहुत दुष्ट पर्यावरण में संग्रह कर के जितना भी है नाइट्रोजन उसमें से पत्ता बनाते हैं, जिसकी वजह से पौष्टिकता आज के आहार में पौष्टिकता का जो लैकिंग है, वो यही कारण है कि केमिकल्स जो होते हैं वो पीरियोडिकली नहीं मिलते पेड़-पौधे को। अगर आप टाइमली उसको जब पौधे को चाहिए तब देते तो भी अच्छा रहता। लेकिन हम लोगों को टाइम ही नहीं पता है पौधे को कब चाहिए नाइट्रोजन, कब चाहिए फास्फोरस, कब चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम कब चाहिए, मैंगनीज़ कब चाहिए। ये सब चीज़ें सूक्ष्म बैक्टीरिया और जीवाणु जो है वो बैलेंस कर देते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा, ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो अनुकूल वातावरण बना देता है फेफड़े उसके लिए, वैसे ही अर्थवर्म्स, सूक्ष्म जीवाणु जो है, वो सब अनुकूल वातावरण और बैलेंस को रखने के लिए ये सब काम करते हैं। जब ज़मीन में नाइट्रोजन का पार्ट कम हो जाता है, मतलब पेड़-पौधे ने उठा लिया नाइट्रोजन, तो बैक्टीरिया जो है वो उसका काम कर दिया, हवा में से नाइट्रोजन खींच रहे। और वापस बैक्टीरिया को क्या मिलता है? तो वापस जो ग्लूकोज जो होता है, जो पेड़-पौधे ग्लूकोज बना रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं खाना, वो खाना देते हैं नाइट्रोजन बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया वो खाते हैं।
मतलब एक तरह का रिलेशनशिप का एक सौदा बन गया, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है, उसको खुराक चाहिए ग्लूकोज़, तो ग्लूकोज़ बना रहा है पेड़-पौधे। तो एक दूसरे का लेन-देन चल रहा है वहाँ पर, क्योंकि वो चीज़ लाइव है। ये सब लेन-देन की चीज़ें जो है वो केमिकल्स में नहीं हो सकती इतना अच्छे से, कि अनुकूल वातावरण कम हो गया, नाइट्रोजन कम हो गया पृथ्वी के अंदर, तो नाइट्रोजन के बैक्टीरिया बैक्टीरिया उसका काम कर दिया स्टार्ट तुरंत। और जब पौधे को चाहिए तब नाइट्रोजन मिल रहा है। अब रात के 1 बजे उसको पत्ते को बड़ा होना है, नाइट्रोजन चाहिए उसको, तो बैक्टीरिया को सिग्नल मिल जाएगी कि यहाँ पर नाइट्रोजन कम हो रहा है। वो हवा में से बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम कर देके नाइट्राइट्स बनाना स्टार्ट कर देगा। आप तो सो रहे हो, खेत में भी बहुत सारा खाद नहीं डाला है आपने क्योंकि ऑर्गेनिक फार्म है आपका। तो पर बैक्टीरिया को पता है इसलिए वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो आपके लिए वो लभ्य फॉर्म में लेके आते हैं। सेम वे में जो खेत में जितने भी अणस्य है, जो अर्थवर्म्स है, उसका बहुत बड़ा भूमिका है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो खेत में नंबर्स दिए गए यहाँ पर, मैंने तो वहां तक पढ़ा था कि 10-10 फुट तक ये एक अणस्य जो होता है वो अमुक 10-10 फुट तक नीचे जाते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि कितना, ये 60 इंचेस ही लिखा है, इंच में है ये, मतलब ये 3-4 मीटर ही नीचे वो कहते हैं। लेकिन आप सोचिए कि कौन सा ऐसा ट्रैक्टर है जो 3 मीटर नीचे तक खेड़ करता है? कोई भी देखा है? मेरे ख्याल से तो जितना भी उसका वो हल होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा फुट या 1 फुट तक ही ज़मीन को पलटता है। जो पलटने का काम कहते हैं ना हम लोग, सबसे बेस्ट ये जो ज़मीन पलटोगे तभी आपका उत्पादन होगा। तो ये जो अथर्व है वो क्या कर रहे हैं? वो 3 मीटर तक नीचे जा कर के ज़मीन जो है वो उसको फ्लफ़ी, मतलब उसको हवा वाली भर के रख के रखते हैं, स्पॉन्ज की तरह। और इसका प्रूफ ये है कि जब बारिश होती है तब बहुत सारे अणिसे ऊपर आ जाते हैं क्योंकि उसके घर जो है उसके अंदर से पानी से भर गए। जो कार्यक्रम हम लोग जमीन में पानी भरने का जो नेचुरली होता था, जिसमें अर्थवर्म्स का भूमिका थी, उसमें हमने रोक करके लगाई है और ये सब पानी जो नीचे उतर जाना चाहिए था, इसके घर के अंदर भर जा करके नीचे वाटर टेबल में चला जाना चाहिए था। हम लोगों ने रसायन यूज़ करके जमीन को इतना टाइट कर दिया है, जो ज़मीन दानेदार थी, जो ज़मीन पोरस थी, जो ज़मीन स्पॉन्ज की तरह थी, इसमें छोटे-छोटे छेद थे ऐसे, उसमें हम लोगों ने खेत में डाल-डाल के, दवा डाल-डाल के ज़मीन को पूरा कंक्रीट की जैसा कर दिया है। और पहले तो बहुत छोटे-छोटे ट्रैक्टर्स थे, आजकल बहुत बड़े-बड़े हेवी ट्रैक्टर चाहिए क्योंकि ज़मीन को खेड़ने के लिए जो प्लास्टिक की तरह टाइट होगी ज़मीन, उसको खेड़ने के लिए भी और भी ज़्यादा हेवी ट्रैक्टर की ज़रूरत है क्योंकि आपने सब केमिकल से उसको मार दिया है। तो वो सूक्ष्म जीवाणु है ही नहीं एक तरीके से। तो ज़मीन को पलटना तो है ही, तो ज़मीन को पलट के लिए हेवी ट्रैक्टर चाहिए फिर। तो खेड़ करने के बिना कोई भी चीज़ जो हम लोग समझ सकते हैं खेती में कि कैसे सूक्ष्म जो मिनरल्स जो होते हैं, आजकल के बच्चे में बहुत सारे डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो रहा है, दाँत का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लिवर का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हज़ारों मात्रा में, सिर्फ एनपीके न्यूट्रिएंट्स नहीं है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और एनपीके नाइट्रोजन, पोटेश एंड फॉस्फेट, ये सिर्फ 3 चीज़ें नहीं चाहिए, हम लोगों को और भी हज़ारों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिसकी वजह से शरीर हमारा जो है वो तंदुरुस्त रहता है। वो चीज़ तो मिल नहीं रही है ज़मीन को, तो जो पेड़-पौधे उगा रहे हो, तो वही चीज़ उगा रहे हैं जो नीचे से उसको मिल रहा है, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया थे वो सब मर गए, जो उसको व्यवस्था के हिसाब से वो बना-बना के दे रहे थे उसके रूट्स को, और रूट्स वापस क्या दे रहे थे बैक्टीरिया को? ग्लूकोज़ दे रहे थे। तो ये जो लेन-देन था वो भी ब बंद हो गया। तो जितने भी फल-फूल आजकल आ रहे, वो सब बिना स्वाद, बिना कोई तरह का जिसको कहते हैं ना स्वीटनेस, और ऐसे खोखले। आपने देखा होगा संतरा इतना बड़ा है, हाथ में भी नहीं समाता है, लेकिन अंदर देखो तो कोई भी एक भी पानी का रस का बूँद नहीं होता है उसके अंदर। और पहले ज़माने में इतने छोटे-छोटे संतरे होते थे और बहुत जूसी और खट्टा और मज़े स्वाद वाला था। तो ये सब चीज़ें का मतलब क्या हो रहा है, जितना भी हम टेक्नोलॉजी का उपयोग, जितना भी लैबोरेटरी में सीड बनाया, जितना भी हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग एडवांस कर रहे हैं, लेकिन ये सूक्ष्म जीवाणु, ये सूक्ष्म अर्थवर्म, सूक्ष्म बैक्टीरिया, सूक्ष्म चीज़ें जो है, उसको हम भूल-भूल के जो भी काम कर रहे हैं, उसमें पोषण जो है, जो खास करके आपका जो सब्जेक्ट है, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं ना, तो वैल्यू तो होनी चाहिए पहला। तो वैल्यू ही नहीं है, हम लोग कोई भी प्रोड्यूस, फार्म प्रोड्यूस में से वैल्यू ही चीज़ नहीं निकल रही है, तो उसमें एडिशन क्या करोगे आप? मिर्च मसाला डाल-डाल के कोई भी चीज़, गलत चीज़ को कितना आप अच्छा बनाओगे? तो रॉ फॉर्म जो है, वो अच्छी चीज़ जो है, वो ज़्यादा मात्रा में जो है, उसको पहले उसको सही तो होने दो। उसके बाद आप मिर्च मसाला जितना भी डालो, पैकिंग करो, लेबल बनाओ, जो भी करना है वो करो। पर पहले जो रॉ फॉर्म में जो है, उसका तो
आपका पास परख तो होनी चाहिए, आपका उड़खान जो इसको कहते हैं ना, आपको परखना चाहिए कि ये चीज़ ओरिजिनल है या नहीं। ओरिजिनल मतलब व्यवस्था के साथ है या नहीं। सिंपल सा इंजीनियरिंग सिस्टम है ये। आपको कोई भी चीज़ समझना है कि इसका खेत सही है या नहीं, तो उसमें आपको आजू-बाजू देखना है, पक्षी है या नहीं, उसकी झाड़-पाड़ है या नहीं आजू-बाजू। क्योंकि झाड़-पाड़ का मतलब ही है माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट होगा मतलब वो वातावरण अच्छा होगा, अनुकूल होगा, बड़े-बड़े झाड़ होंगे, तो उसकी हवा जो है वो उसका ज़्यादातर हवा का प्रभाव नहीं रहेगा, तो उसमें जो भी बीच में होगा वो एक तरह का एक सुरक्षित वातावरण में कोई भी चीज़ पली-बढ़ती होगी। और आपने कुकमा में खास करके ये देखा होगा कि कैसे छोटे-छोटे प्लॉट्स के अंदर कितने बड़े-बड़े पेड़ के नीचे उसमें से बहुत सारी अच्छे से उत्पादन हो रही है। तो ये कोई नेगेटिव में कोई नहीं जा रहा है, यहाँ पर से तो बहुत अच्छे से चीज़ें उग भी रही है और अच्छा टेस्ट वाली भी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग जो प्रिय हित लाभ के दृष्टिकोण से हम लोग जा रहे हैं, उसका दौड़ लगा रहे हैं, इसकी वजह से जो सत्य है वो हम लोग भूल जा रहे हैं और न्याय नहीं कर पा रहे पृथ्वी के साथ और संबंधों के साथ। हम लोगों के साथ संबंध क्या है? पैसा है। उसने पैसा निकाला नहीं कि हम लोगों ने उसको प्रोडक्ट दे दिया, बस काम खत्म। संबंध का निर्वाह पूरा। वहाँ तक कि 1 मिनट के अंदर पैसे की लेन-देन आप अगर उसको देते व्यापारी को, तो व्यापारी का भी लेन-देन तुरंत खत्म हो गया, उसने वज़न काटा करके निकल गए आपके खेत से, आपका उसका हिसाब खत्म। ये जो मानसिकता है ना, ये जो प्रिय हित लाभ की मानसिकता है, यही पूरी पृथ्वी को और पूरे जो हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट जो है, वही पूरा डुबा रही है, पूरी सिस्टम को। हम लोग ने जो पैसे के साथ तोलने का कार्यक्रम जो अभी तक कैपिटलिज्म जिसको कहते हैं, वो बहुत अच्छे से फैला के रखा है। और उसका दुष्ट परिणाम जो है वो आप दूसरे विदेश में भी देख सकते हो, कि ऐसा एक प्रेज़िडेंट ही बैठ गया वहाँ पर जो कैपिटलिज्म के साथ उसका को कितना करोड़ों का खुद का तो बिज़नेस चल रहा है। और जो भी आप उसके पास आता है, वो पैसा की बात करे तो भी उसके साथ बैठता है। और अन्यथा तुम निकलो हमारे देश से, हम तुम्हारे देश के ऊपर टैक्स लगा देंगे। कैसे पॉलिटिक्स के साथ भी ये सब जुड़ा है आप देखिए, प्रिय हित लाभ जो है हाइटेंड फॉर्म में जाएँगे, तो एक ऐसा नेशन है, एक ऐसा विकसित देश ग गिना जाता है, जिसको कहते हैं कि इसकी हवा भी खराब है, उसका पानी का स्रोत भी खराब है, उसमें बहुत सारे तरह-तरह की वॉर्स मतलब दूसरे के साथ मतलब कितने सारे देशों के साथ वॉर करके बैठा है अमेरिका। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ भी चीज़ें फॉलो करना चाहते हैं, तो वेस्ट को फॉलो करना चाहते हैं। हम लोग हमारा खुद का रूट सिस्टम भूल रहे हैं। रूट्स में ये सब चीज़ें सूक्ष्म चीज़ें का कार्यक्रम जो है वो भूल रहे हैं, है ना? तो प्रिय हित लाभ की पराकाष्ठा जो है और सामने न्याय धर्म सत्य का जो रिक्वायरमेंट है, उसको दोनों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है अभी। क्योंकि आप जहाँ पर खड़े रहोगे ना, वो आपके साथ आपका ऊपर जाने का या नीचे डूब जाने का पूरा एक सॉल्यूशन या उसका एक प्रॉब्लम आप में उसकी डेफिनिशन हो जाएगी। अगर आप प्रिय हित लाभ के साथ हो, तो आप प्रॉब्लम में खड़े हो जाएँगे। क्योंकि कहीं न कहीं आप ऐसी जगह पर ही आ जाओगे कि आप अटक जाओगे। साइकिल्स को नहीं समझोगे, आप प्रिय-प्रिय करते जाओगे, ये सब सूक्ष्म जीवाणु नहीं रहेंगे, आपकी ज़मीन ही बंजर हो जाएगी। फिर आप दूसरा खेत को पकड़ोगे। एक ये दूसरा एक प्रॉब्लम है, गुजरात में खास करके। खेत को वो रेंट के लिए लेते हैं, 5 साल के रेंट के लिए ले लेते हैं। मतलब इस ज़मीन को खराब कर दिया, अब दूसरी ज़मीन को लेकर के उसमें से खराब करने के लिए उत्पादन कर करके। अच्छा ये उत्पादन का मतलब क्या होता है पता है? ये जब आप जीवाणु में मार करके जो उसको शव होते हैं ना, जैसे कि मान लो एक नई ज़मीन ली है आपने, उसमें से आपने बिना समझे ये रूल्स को समझ के बिना आपने सीधा चालू कर दिया डीएपी, यूरिया देना। तो ये जो केमिकल डालते हो ना आप जो भी, तब तो ये सूक्ष्म जीवाणु मरते हैं ना, तब उसमें शव में से ये सब उत्पादन बढ़ता है। इसका यही प्रूफ है कि दूसरे साल जो है वो आपका उत्पादन इतना बढ़ता नहीं है। क्योंकि वो शव ही वो कम हो गए उसमें सब सब मर गए उसमें से, उसको उत्पादन ले लिया था आपने पहले साल में। तो दूसरे साल में इसलिए कम हो जाता है, तीसरे साल में और भी कम हो जाता है क्योंकि और भी सूक्ष्म जीवाणु मर गए वही खेत में। तो जो खेत जो है, जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो है, जो अर्थ जो है, वो हम लोग समझेंगे कि न्याय का मतलब है ये सूक्ष्म जीवाणु को भी जीने देना, फिर हमको जीना है। वापस वही पॉइंट आ गया हमारे पास। हम लोग क्या कह रहे हैं कि जियो और जीने दो, मतलब तुम जियो और दूसरों को अगर थोड़ा बहुत बचे तो जीने दो, ऐसा नहीं है। हम लोगों को पूरा उल्टा समझना पड़ेगा ये। जीने दो और जियो, मतलब सूक्ष्म जीवाणु को जीने दो पहले, वो सब उसका कार्यक्रम सही से करेंगे और वो सही से कर रहे हैं, उसको कुछ कहना नहीं पड़ रहा है, वो सही से कर रहे हैं। आपको सिर्फ उसकी साइकिल्स को समझना है, व्यवस्था को समझना है और आप करते जाओगे तो आप भी जियोगे ऑटोमैटिकली। ये आपको करना नहीं पड़ेगा, ये आप होता रहेगा अपने आप। जीने दो और आप अपने आप जियोगे, है ना?
तो मैं एक फिर से पॉइंट में आ जाता हूँ, 60 इंच तक ये जो है वो खुदाई करते हैं। अर्थवर्म्स जो होते हैं वो एक ही चीज़ हमने पकड़ी है, ऐसे तो बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु है, मित्र कीटो है, दुश्मन कीटाणु है, मित्र कीटाणु है, कीटकों है, इंसेक्ट्स है ना, फ्रेंडली इंसेक्ट्स एंड एनिमी इंसेक्ट्स, ये बहुत सारे, उसमें से एक ही मैंने चीज़ पकड़ा है जो फ्रेंडली ये अर्थवर्म है, जो कार्यक्रम उसका जो है वो न्यूट्रिएंट्स को साइक्लिंग का काम करता है। मतलब ऊपर आता है, खाना खाना के बाद नीचे चला जाता है और रास्ते में जो है वो ऊपर उसका वेस्ट करता जाता है। मतलब उसकी जो पॉटी होती है ना, वेस्ट होता है उसका, वो जमीन के बीच बीच में करता जाता है। इसका मतलब ये है कि जमीन को फर्टाइल करके जाता है वो। जो आज भी खेत में जो भी कोई भी बोआई करते तो हम लोग उसमें खातर डालते, तो इतना ही मात्रा में, इतना ही ऊंडा जो है वो खातर रहता है। जबकि मूलिया जो होते हैं, रूट्स उसके तो और भी डीप जाते हैं इसके अंदर। ये जो अणस्य जो है वो कार्यक्रम जिसका ये करते हैं कि पूरे के पूरे ऊपर के जो पत्तियां होती है, डंठियां होती है, वो जो सड़ गई है चीज, जो मर गई है, जो टूट गई है, उसको खाने के लिए आते हैं, पत्तियां को खास करके, और वो खा करके नीचे चले जाते हैं, क्योंकि ऊपर तो गर्मी है। तो दिन के टाइम पे फिर जब 12 बजते, ऐसा कुछ टाइम में जब गर्म हो जाते तो वो नीचे चले जाते, और फिर नीचे चले जाते तब वापस वहां पर ही रास्ते में उसको पॉटी करते रहते हैं। अच्छा, और ऊपर आना है वापस तो दूसरे छेद बनाते हो, वो वही छेद से ऊपर नहीं आते, क्योंकि उसका सेंस इतना है नहीं शार्प के वही छेद में से आए। जैसे कि हम लोग एक ही रास्ता में आगे पीछे चलते रहते हैं। तो अर्थवर्म्स पूरा का पूरा जमीन को पोरस बना देते हैं। पोरस मतलब स्पॉन्ज की तरह, जिसकी वजह से बहुत सारा हवा पानी जो है वो झाड़ पान को मिलता रहता है। और हमने क्या कहा था, नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए वो हवा में, और हवा में से नीचे मूड़ी रूट्स तक कैसे जाता है, तो वो बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट करता है, जो क्या है वो हवा का ही नाइट्रोजन है वो ही कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में। तो वो हवा नीचे जाए तो तभी तो वो कन्वर्ट कर पाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहाँ पर रहते हैं, वो रूट्स की पे रहते हैं। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पर रहते हैं, वो रूट्स में रहते हैं। तो रूट्स में वो जो होल होता है वहां से वहां, वो करने वाला कौन है, तो वो अर्थवर्म है। तो मतलब आपके खेत में सब चीजें चाहिए, और ये सब चीजें थी, पहले से ही थी। ये जो प्रिय हित लाभ के दृष्टिकोण से हम लोग कोई भी चीज करते और देखते, उसकी वजह से ये सब चीजें लुप्त होती गई है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों को हर एक चीज का समझ होनी चाहिए, उसके बाद जाकर के कुछ भी करेंगे तो हम लोग सफल होंगे। अन्यथा जो भी हम लोग, आप अब देख सकते हैं, यूजिंग टेक्नोलॉजी टिल वर्सेस नेचुरल फार्मिंग मेथड्स, ये हम लोग टेक्नोलॉजी के नाम पे ये जो कर रहे हैं ना, कितने बड़े बड़े ट्रैक्टर्स है, आप देख सकते हो, उसमें कम से कम नहीं होगा तो 10-12 इसमें हल चल रहे हैं। तो ट्रैक्टर भी कितना बड़ा होगा, ये अमेरिकन का कोई पिक्चर है। देश में पूरा एक दूसरा प्रॉब्लम चल रहा है, वो है दवा छिड़कने का। और पहले तो नाम ही गलत है, दवा छिड़कना। दवा मतलब क्या, जो चीज आपको जीवनदायी देती है, जो आपको कोई भी तरह का सिकनेस में से बचाती है, उसको दवा कहेंगे। ये जो छिड़क रहे वो जहर छिड़क रहे। वो बॉटल के पीछे 4-5 भाषाओं में लिखा है जहर, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, दवा। ये किसका कार्यक्रम है, ये सेल्समैन का कार्यक्रम है। जो जहर है उसको दवा नाम डाल करके आपको उल्लू बना करके आपको बेच देते हैं, ताकि आप जा रहे हो खेत में, मैं क्या जा रहा हूं, मैं दवा डालने जा रहा हूँ खेत में, और लिखा है 4-5 भाषाओं में जहर, है ना। ये सब चीजें हम लोगों को समझना है कि कैसे हम लोग चीजों को। और एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, ये तो ड्रोन जो है था ना, अभी ड्रोन से उड़ा रहे, दवा डाल रहे अभी। आदमी की भी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आदमी को भी तकलीफ हो रही है, उसको मास्क पहन रहे, उसकी चमड़ी में रोग आ जा रहे। सोचिए, आप आपकी चमड़ी में रोग आ रहे, तो ये तो सूक्ष्म जीवाणु जो कितनी कितनी पतली पतली इसकी चमड़ी होगी, कि उसको आप उसको एक माइन्यूट छोटा सा ड्रॉप होता है, वो भी कितना खराब हानिकारक होता है, ये सब मर जाते हैं ये सब। और जो कार्यक्रम करना था वो भी बंद कर देते करना। तो ये सब कार्यक्रम चल रहा है हमारा। इसका एक सिंपल, एक मैंने एक पिक्चर बनाया है कि भले एक बहुत बड़ा कॉमिकल भी कह सकते हैं कि इतना सारा बारिश आई, अगर अर्थवर्म्स होते तो शायद इतना बड़ा फ्लडिंग नहीं होता। क्योंकि फ्लड क्यों हो रहे हैं, जमीनी बंजर हो गई, जमीनी दब गई है, जमीन के अंदर पोरेसिटी नहीं है। एक जो एरिया होता है, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ यहाँ पर, 1% कार्बन जो होता है, सिर्फ 1% कार्बन जो होता है ऑर्गेनिक मैटर होता है। मतलब कार्बन का वैल्यू जो है वो आपने बढ़ा दिया 1% आपके खेत में,
तो कितना लीटर आपका पानी संग्रहित करेगा? 20,000 गैलन। अभी गैलन में है तो आपको अमेरिकन में समझ में नहीं आएगा, तो 75,708 लीटर्स, मतलब 75,000 लीटर गिन लो। उतना लीटर 1 एकड़ में पानी संग्रहित हो जाता है, वो पानी आपके खेत में ले जाता है। जो पानी खेत से बाहर चला गया, वो आपका जिसको कहते हैं ना, आपकी लापरवाही है। पहले से पहले कोई भी चीज़ आपको करना चाहिए, अगर सही में आप खेडूत हो, तो आपको पानी का संग्रह करना चाहिए। मतलब आपको एक पानी का तालाब बनाना चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं ऐसे, जहाँ पर ढलान है, वहाँ पर तालाब बना दो। जहाँ पर प्लॉट्स ऐसे बंजर है, ज़मीन है, वहाँ पर तालाब बना दो। अब तो गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है तालाब बनाने के लिए। तो पानी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई भी चीज़ उगाने के लिए, और आपके खेत में पानी ही नहीं है, आपके खेत में तालाब ही नहीं है, तो कौन-सा टाइप का खेत है आपका? इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपका खेत है, उसमें से कम 2 सीज़न का पानी आपके खेत के अंदर उतना पानी होना चाहिए, उसका संग्रह होना चाहिए। मैं बोरवेल की बात नहीं कर रहा हूँ। पानी ऊपर से गिरा है, उसको ऊपर सतह के ऊपर ही संग्रहित करना है। मैं तो वहाँ तक कहूँगा कि आपका 1/3 जो है वो खेत आपका पानी का होना चाहिए। तो क्योंकि पानी से ही तो सब चीज़ें उगती है। इतनी सारी हम लोगों ने कैपिटलिज़्म में पीछे पड़ के जो ज़मीन जो है उसका वैल्यू बढ़ा-बढ़ा करके अभी ज़मीन का वैल्यू बढ़ा दिया, तो बड़े-बड़े झाड़-पान भी जो थे, खड़े थे, वहाँ पर सेढ़े में छाया दे रहे थे, फल दे रहे थे, उसको भी हटा-हटा करके, क्योंकि हमको कपास उगाना है, तो कपास में उसका परछाई आ रही है बड़े-बड़े पेड़ की, तो उसको भी उड़ा दिया, उसको भी जाने दिया। अब पक्षी भी नहीं आ रहे वहाँ पर बैठने के लिए। पक्षी नहीं आ रहे तो वहाँ पर जो ईयड़ होती है, वो जो कैटरपिल होते हैं, वो आपकी ज़मीन कपास को खा रहे, तो उसको भी पक्षी खा नहीं सकता, क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो बैठने के लिए एक जगह तो चाहिए, एक घर तो चाहिए बनाने के लिए, तभी वो जाकर के आपके खेत में से कोई भी इंसेक्ट जो है वो उसको मार खाएगा। वो भी काम नहीं करना है हमको, हमको सिर्फ़ ज़मीन सपाट करके कपास उगाना है। तो सपाट कर के बिना समझे हुए जितना भी पानी का जो है वो अभी लॉस हुआ है एग्रीकल्चर लैंड का, अगर एक एरिया में, अगर यहाँ पर मान लो कि बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर मतलब बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु, बहुत सारा ह्यूमस, बहुत सारा कार्बन और बहुत सारे अर्थवर्म्स, अणसिया जो होते हैं वो। अगर बहुत सारे ऐसे सब होते इस ज़मीन में, तो शायद ये फ्लड की सिचुएशन नहीं होती। शायद ये पानी नीचे उतर जाता। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ये रिसर्च ने बताया है कि 1% कार्बन जब बढ़ जाता है ज़मीन में, तब 75,000 लगभग 1 लाख लीटर, लगभग 15,000 कम कर लो उसमें, 1 लाख लीटर कम इतना पानी नीचे चला जाता है। तो ये जो संग्रह होता है ज़मीन के अंदर चला जाता है, आप सोचिए 1% कम ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन होता है तब। तो वो 1% भी इंक्रीज़ करना भी बहुत बड़ी बात है, चुनौती है खेडूतों लेके के लिए। पर आप जब पहुँचते हो वहाँ पर, तब आपको जो पानी आपको बार-बार देना पड़ता है ना, जो आपके खेत में, तो वो आपका जो गेहूँ मतलब जैसे कि 10 पानी में गेहूँ बन जाता है, वो आपका 3 या 4 पानी में बन जाता है। क्योंकि वो ज़मीन में इतनी पोरोसिटी है ना, वो इतना स्पॉन्ज की तरह पकड़ के रखती है ज़मीन। तो ये चींटियों जो है, मैं आपको एक और दृश्य दिखाना चाहता हूँ। ये आपके सामने ही मैं गूगल में खोल रहा हूँ, और ये मैं मुझको ये दृश्य देख कर के बहुत आश्चर्य होता है कि कितना बड़ा ये जो सूक्ष्म जीवाणु जो मैं कहता हूँ ना, उसमें से जो चींटियाँ हैं वो सबसे पहले आ जाती हैं। एक पिक्चर यहाँ पर शायद उन लोगों ने बदल दिया है। मेरे को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एंट होम डेप्थ, मतलब चींटियों का घर कितना बड़ा होता है, कैसे दिखता है। तो ये दृश्य मुझको बार-बार दिखता है। ये चींटियों का घर जो होता है वो इतना बड़ा नीचे होता है, इतना लंबा नीचे होता है। मतलब एक मानस जो होता है, एक ह्यूमन बीइंग, उसकी हाइट से भी ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या-क्या होता है? ये छोटे-छोटे जो है वो घर जो होते हैं उसमें क्या होता है, एक एक कमरे में ये सब तरह-तरह के कमरे हैं, ऐसे कह सकते हो। एक कमरे में खाना है, एक कमरे में खराब जो मर गए चींटियाँ उसके अंदर ये है, एक कमरे में दूसरी चीज़ें, एक दूसरी चीज़ में छोटे-छोटे बच्चे हैं उसके। तो इतना सारा जो है, पूरा का पूरा चींटियों का घर इतना बड़ा होता है। एक चींटी का घर, मतलब एक कॉलोनी, एंट कॉलोनी कहते हैं उसको। तो एक एंट कॉलोनी इतनी बड़ी होती है। अब ये तो खेत में तो बहुत सारी दिखती है।
लेकिन बहुत सारी आजकल दिखती भी नहीं है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें दवा में मर जाते हैं चींटियां। आप एक छोटा सा स्प्रे घर पे भी आप अगर लगाओ तो आपको पता होगा, छोटा सा स्प्रे से कर तो चींटियां कैसे तड़प तड़प के मर जाती है। तो हम लोग तो लीटर और लीटर डालते हैं इसमें सब चीजें मिक्स करके। तो ये सब सूक्ष्म जीवाणु में भी आता है। तो ये एंट कॉलोनी जो होती है वो क्या हालत होती है उसकी, कि ये इतना सारा डेप्थ में, अब आप सोचिए बारिश का पानी या कुछ भी चीज आती है तो ये सब चीजें में पानी भर जाता है, तो उतना पानी संग्रहित हो जाता है फिर से। हाँ, वो चीजें जब मर जाती है या पानी की वजह से वो मर जाती है वो अलग बात है, लेकिन नेचर में इसका एक वो है कि जब बारिश होने वाली होती है तब चींटियां सब ऊपर आ जाती है, पेड़ के ऊपर आ जाती है, उसके छोटे छोटे अंडे भी लेकर के ऊपर आ जाती है। तो ये व्यवस्था सबके लिए है। तब तक तो उसका जो है वो फायदा तो करने दो उसको, आपके जमीन के अंदर होल्स करने दो, वो दानेदार बनाती है जमीन। आप सोचिए, आप जब भी चींटियां का फार्म देखोगे तो उसमें आप एक चीज जरूर देखना कि उसकी आजू बाजू की तो जमीन होती है ना वो दानेदार हो जाती है। आपने शायद देखा होगा, ऐसे दिखती है। तो कोशिश करता हूँ प्ले करने की इसको। तो ये जो जमीन है वो दानेदार बना देता है चींटियां। तो ये जो कार्यक्रम है वो कोई भी तरह का मशीन आज का भी नहीं कर सकता है। और दानेदार जमीन होगी वहां पर, जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें से फैल सकती है। ये सूक्ष्म जीवाणु का, ठीक है ना। तो मैं आपको एक जिसको कहते हैं ना, एक मेजरिंग टूल आपको दिखाया। मेजरिंग टूल मतलब कैसे माप सकते हैं आप कोई भी चीज को, कि कौन सी खेत में क्या क्या अच्छा है। तो उसके भी लिए मापने का जरिया बहुत सिंपल से है। बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु का घर होने चाहिए उसके खेत में, बहुत सारे पेड़ पौधे आजू बाजू में होने चाहिए, और खास करके पक्षियों जो है उसका हलन चलन वो ज्यादा होना चाहिए। उसकी खेत में ज्यादातर जो है वो पौष्टिक आहार मिल सकता है, आप इसका कह भी सकते हैं गारंटी के साथ, क्योंकि बहुत सारी चीजों को उसको वहां पर जिसको कहते हैं ना हर एक चीज का ध्यान रखता है, वो खेड़ूत होता है। और उसी चीज की वजह से ही वो जो अन्नदाता है, जो इसको कहते हैं हम लोग अन्न देने वाला, हम लोग नरसों ही बात किया था कि हम लोगों को राक्षस बनना है या देव मानव बनना है, मतलब देव मानव मतलब देने वाला। तो जो खेड़ूत था वो देने वाला था। इसकी वजह से मेरे मेरे जब पहले सेशन लिया था आप लोगों के साथ, तब मैंने सुना था कि बहुत सारे लोगों के पास जमीन है। तो जमीन का उपयोग जो है वो हो रहा है या जमीन का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि जमीन सबके लिए है। हमको ये बहुत जानकारी अच्छे से लेनी चाहिए। हमारा टाइम ओवर हो गया है। मैं क्षमा चाहता हूँ, हम लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं लेंगे, लेकिन मैं टाइम पे ही ख़त्म करना चाहता हूँ। तो जमीन का उपयोग करना, उसका मतलब क्या है, वो आज हमने थोड़ा बहुत सीखा। सूक्ष्म जीवाणु के बारे में बात की थी, नाइट्रोजन साइकिल्स को कैसे बैक्टीरिया जो है वो सप्लाई करते, नाइट्रेट्स की फॉर्म में, नाइट्राइट्स की फॉर्म में, वो कन्वर्ट कर देते N2O को NO4 में और NO3 में। तो ये सब चीज़ें जो है, और वो अगर वेस्ट हो जाता है तो उसको हम हवा में जाने देते हैं तो वो कार्बन ग्रीन हाउस गैस बनाता है। तो उसको भी हमको पकड़ करके गोबर गैस के साथ मिक्स करके, उसको भी पत्तियों को यूज़ करके उसमें से स्लरी बनाते हैं। तो वो ऊर्जा जो है, वो जो गर्मी हो जाने वाली थी और ऊपर जा करके गर्मी को संग्रहित करने वाली थी, सूर्य को किरणों को संग्रहित करने वाली थी, उसकी जगह पर आपने गोबर गैस में उसको गैस को यूज़ कर लिया। और आपने कि जब गैस को यूज़ कर लिया तब आपने सिर्फ पानी का बूंदे निकाली, उसमें से जब कन्वर्ट हो गया तब, और बाकी बचा वो कार्बन डाइऑक्साइड ही बन गया उसमें से। तो उसका भी आपने एक सॉल्यूशन भी कर लिया। तो कैसे सब साइकिल्स चल रही है, साइकिल्स के साथ साथ आपको सिर्फ जुड़ते जाना है, और कैसे आप चीज को इम्प्रूवमेंट की तो दौर पे ले जा सकते हो। ठीक है ना। उम्मीद है कि हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिली। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं 1-2 मिनट में, अन्यथा मैं क्लास को फिर एंड करता हूँ। मेरा लेक्चर अब एंड हुआ। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। जी, तो मैं आज का क्लास एंड करता हूँ। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू।